हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और टीम पोएटिक आत्मा, तमाम पीस फाउंडेशन साहित्यम संस्था की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हिंद का अभिमान हिंदी में। मित्रों, आज इस पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर विनोद प्रसून साहब। आप हिंदी कवि और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संयोजक हैं। सीबीएसई हिंदी वरिष्ठ संकाय में आप कार्यरत हैं। हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगी ममता किरण जी। आप कवित्री हैं, समाचार वाचिका, प्रसिद्ध लेखिका और जीव जंतुओं और विभिन्न एनजीओ से जुड़ी एक समाज सेविका है। मित्रों, हमारे साथ हैं अंजुला सिंह भदौरिया जी। आप प्रसिद्ध लेखिका हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित चित्रकार हैं, ईडब्ल्यूए जिंदगी की आप अध्यक्षा एवं संस्थापक हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं आप, जिसे किसी एक पंक्ति में डिफाइन नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हैं आशीष प्रकाश जी। आप साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष संस्थापक हैं। आशीष प्रकाश जी हिंदी के जाने माने कवि हैं, लेखक हैं। और दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी, मेंटर फाउंडर टीम पोएटिक आत्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे ना को टूल। थॉमस डेविस ने कहा था, कोई राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा। और कमलापति त्रिपाठी जी का मानना था कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अज्ञात कहते हैं कि जो सम्मान संस्कृति और अपनापन हिंदी बोलने से आता है, वह अंग्रेजी में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते थे कि हिंदी देश की एकता की कड़ी है। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि हिंदी कितनी जरूरी है। हमारे देश की 77% जनसंख्या हिंदी बोलती है। दुनिया में लगभग 150 से भी अधिक देशों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, हिंदी भाषी लोग पाए जाते हैं। तो मित्रों, हिंद का अभिमान हिंदी हो भी क्यों ना, हमें अभिमान है अपने देश के गौरव पे, हमें अभिमान है अपनी भाषा पे, और हमें अभिमान है अपने देश की जनसंख्या पे। 137 करोड़ की जनसंख्या यकीनन पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है संख्या बल से ही नहीं, बल्कि युवाओं के बल से भी और अपनी भाषा के बल से भी। हमारे साथ मैं सबसे पहले हिंद का अभिमान हिंदी में पटल पर आमंत्रित करता हूं अंजुला सिंह भदौरिया जी को कि आप अपना नजरिया पेश करें कि हिंद का अभिमान हिंदी क्यों हिंद के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अंजुला भदौरिया जी। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पोएटिक आत्मा अभिषेक जी का और संदीप जी का मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए, विशेषकर आज के दिन। और सभी गणमान्य सहवक्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन, दर्शकों का भी अभिनंदन। हिंदी हिंदी हम सबकी मातृभाषा है और उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने कहा था कि ये एक जन भाषा है जिसको हमें एक राष्ट्रभाषा के तौर पर देखना है। तो उनके सुझावों, उनके प्रयासों के बाद इसको एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी दिवस हम लोग बनाने लगे। पर अभी भी हम लोग को काफी कुछ आगे करना है, काफी कुछ आगे चलना है। तो हम लोगों के साहित्यकारों ने भी इस दिशा में बहुत सारा योगदान दिया। कुछ का नाम तो अभी अभिषेक ने लिया भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रेमचंद जी। तो उन्होंने ना सिर्फ हिंदी से साहित्य को बल दिया, बल्कि उन्होंने हम लोग की आजादी की लड़ाई में हम लोग के कुरीतियों को, समाज में फैली कुरीतियों को भी उन्होंने अपने साहित्य के बल पे एक नया मोड़ दिया।
उसके लिए आवाज बुलंद की और विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। यहां तक कि आज विदेशों में फीस देकर करके लोग इसको हिंदी को सीखने की आजकल प्रयास कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि हम लोग के हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही एक नकारात्मक पहलू ये है कि हिंदी लिखने और पढ़ने वालों की संख्या घट रही है। हिंदी हमें बोलना तो आ रहा है, आबादी बढ़ रही है जो हिंदी बोल सकते हैं, बट अगर उनको पढ़ने दे दिया जाए तो वो जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी में हिंदी को अच्छे से पढ़ने वालों की संख्याएं घट रही है निरंतर। अभी हम यहाँ पर कुछ अपने व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहेंगे कि जैसे अरुणाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में भी हिंदी जो है आम तौर पे बोले जाने वाली भाषा है। और आप उसको फिर पे जैसे क्यों लग रहे हो? वहाँ सब में क्यों है? इतने जैसे में वहां पर तो बेटे मुझे क्या पता था। हेलो। हाँ जी मैम, बिल्कुल ऑडिबल मैम। तो जैसे अरुणाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में भी हिंदी, जैसे वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है, अलग अलग ट्राइब्स है वहां पर, उनकी खुद की भाषा एक अलग है, लेकिन वो लोग भी वो भाषा जो है उनकी हिंदी है। आपस में अलग अलग ट्राइब्स जो है हिंदी में बात करती है, समझती है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन वहां पर भी लोग हिंदी को प्राथमिकता देते हैं, समझते हैं। और बहुत ही मुझे आश्चर्य हुआ अपने प्रिंसिपल के कार्यकाल के दौरान उसमें नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में असम राइफल स्कूल्स में, कि वहां पर नागालैंड जैसी जगह पर भी हिंदी दिवस, सिर्फ हिंदी दिवस नहीं बनाया गया, वहां पूरा हिंदी सप्ताह बनाया गया, जहां पर अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रोग्राम्स किए गए। एक दिन हिंदी के गाने गाने के लिए, एक दिन कविताएं, एक दिन कथा, मतलब कुछ प्लेज हो रहे हैं हिंदी पे बेस्ड। तो ये सब चीजें नॉर्थ ईस्ट में भी चल रही अ, तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहूंगा। नमस्कार डॉक्टर विनोद नमस्कार। प्रसून साहब हमारे बीच आ चुके हैं। नमस्कार विनोद नमस्कार जी। सर, स्वागत है आपका। आज वो तकनीकी व्यवधान ऐसा पड़ा, अभी तक के सारे कार्यक्रम सही चल रहे थे और जब इसमें जुड़ा तो यहाँ जुड़ ही नहीं पा रहा था बिल्कुल, और बैटरी भी 9% रह गई है। बड़ा आज गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं सर, लेकिन बस वही बात है, आपकी सहज उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत है, यही हमारे लिए मैं बहुत सुन बड़ा बहुत देर से रहा था, संबल मैं सुन है। बहुत देर से रहा था। वो ऑडियो हो रहा था, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था, तो आपको जी जी पता जी चल जी गई। जी। और जी आपको सुना। मैं उनको नहीं सुन पाया। आपसे अभिषेक जी है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं अभिषेक हूँ। हाँ, नहीं, अभी अभिषेक जी ने सुने बस नहीं। शुरू किया है, और पहली वक्ता मैम है और हम मैम को ही अच्छा, सुन रहे पहली थे। वक्ता। मैम प्लीज नहीं, आप जारी रखें। जी जी जी, हाँ, व्यवधान हुआ, आपसे भी क्षमा चाहूंगा। जी जी, नहीं नहीं, कुछ जी, नहीं। हाँ जी मैम, आप जारी जारी रखिए। रखिए। जी, तो 7 दिन का पूरा नागालैंड जैसी जगह पर भी कार्यक्रम किया गया हिंदी के उसमें, और उसमें पुरस्कार राशि, बाकायदा जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार राशि भी दी गई। तो जब नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में भी इंडिया के इतना प्रयास चल रहा है, तो एक सकारात्मक एक ये चीज है कि हिंदी खतरे में तो कम से कम नहीं है। और हिंदी वो भाषा है जो आ से अज्ञानी को ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। क्या बात है। क्या और बात है, बहुत अच्छी। वास्तव में जी जी। और आजकल हमें कुछ विदेशी देशों से भी सीख लेने की जरूरत है। जैसे यूरोपियन देशों में मैंने देखा कि वहां पर अपनी भाषा को वो इतना मान सम्मान देते हैं कि उन्हें इस बात की कोई शर्म या कोई फिक्र नहीं है कि उनको अगर अंग्रेजी में वार्तालाप करना नहीं आता है। तो हम लोगों को हिंदी में वो गर्व की अनुभूति करने की जरूरत है कि हिंदी जो है हमारी माता है, कि हम लोग सबकी माता का सम्मान करें और भाषाओं का भी सम्मान करें। और इस भाव में ना, हिंदी के सम्मान में इस भावना से भी ना उलझ जाएं कि हमें किसी दूसरी की माता का अपमान कर दें उसके सम्मान के चक्कर में। लेकिन हाँ, अपनी माता एक ही है और उसका हमें सम्मान करना है, और उसके लिए जो कुछ हमसे बन पड़ता है हमें वो करना चाहिए। तो हिंदी एक बांध है और उसे हमें खाई बनाने से बचाना है। और
हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि हिंदी का इतिहास बहुत समृद्ध था। हिंदी का वर्तमान भी सुनहरा है, जैसा कि अभिषेक और संदीप जैसे लोगों ने हिंदी का इतना प्रचार प्रसार कर रखा है, और ऐसे बहुत से लोग आज जुड़े हुए हैं। और हिंदी का भविष्य भी उज्जवल होगा, पर उसकी दिशा में थोड़ा सा और प्रयास करना होगा, क्योंकि मेरी खुद की एक छोटी बेटी है और मैं खुद साहित्यकार होने और सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे कई बार उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, हिंदी में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। उसके होने से पहले मैंने किताबें लेके रखी थी हिंदी की, बाल नीति की, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं इसका स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में थोड़े से बदलावों की जरूरत है, तो उस पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है और सार्थक प्रयास करने होंगे, सकारात्मक सोच रखनी होगी। और बस अंत में मैं यही कहूंगी कि हिंदी हमारी प्यारी भाषा है हमारा अभिमान, सदियों से ये बनी रही है हमारा राष्ट्र सम्मान। आहा, दिया है ज्ञान का सागर, साहित्य का बढ़ाया मान, अब अपना दायित्व निभा, करें उसका गुणगान। क्या बहुत बात है, वाह। बहुत ही सुंदर। अच्छा, बिटिया कौन सी कक्षा में है? वो 7वीं में है। अच्छा, वो 7वीं में आ गई। जी 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 7वीं में आ वहाँ गई है। कहीं ना जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं ना, वहाँ हमें कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। जी जी जो बिल्कुल बिल्कुल। प्रारंभिक कक्षाओं में जो पढ़ाने की जो शैली होती है ना, जो युक्तियां होती हैं, वे कहीं हाँ वैसी हो जाती हैं। नहीं तो प्राइमरी कक्षा पे अगर देखिए, मधुर ध्वनि अगर बच्चे के कान में पहुंचा दी जाए ना, अगर ऐसे बिल्कुल कह दिया जाए ना, अ आ ई उ ऊ री, ए सही बात। ऐ ओ औ अंग, क बिल्कुल ख बिल्कुल। ग घ अंग, जी जी च बिल्कुल छ बिल्कुल। ज झ य, ठ ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प क्या बात है। फ ब भ म, वाह य वाह। र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। अगर इस मधुर ध्वनि को बच्चे के कान में पहुंचा दिया जाए बिल्कुल और बहुत सी बिल्कुल। आधारभूत अवधारणाएं ले ली जाए, जैसे जी जी यह ये वह भी है, इनकी पहचान है, में अंतर है, की का अंतर है, तो जी बच्चे का ना जी वहीं से कहीं ना कहीं रुचि रुचि विकसित हो जाएगी। विकसित हो, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। मुझे ध्यान आता है कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं एबीसीडी, तो पिछले मेरे ख्याल से 2 दशकों से बच्चों को एबीसीडी राग में ही सिखाई जा रही है। बिल्कुल ए हाँ, बी सी डी ई एफ जी। आज जी भी अगर आप बच्चे से पूछें, मेरा बेटा 7th में है, और उसको अगर मैं आज भी पूछूं एबीसीडी, तो वो शायद ऐसे ही सुनाएगा। संगीत के साथ बिल्कुल अगर सुना मैं देगा। उससे जोड़ता हूं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर विनोद प्रसून ने ही इस टेक्निक को डेवलप किया है सीबीएसई में, जहां बच्चों को इस तरह मैं से वर्णावली सिखाई जा रही है। जी 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 बहुत जी बहुत मैं वो अच्छा प्रयास बहुत कर रहा हूँ। और बहुत सारी जो वेबिनार हैं, उनमें कार्यशालाओं में मैंने कहा है कि लयात्मकता से जोड़ें। प्रारंभिक पाठ्यक्रम जितना भी है प्रारंभिक कक्षाओं में, अगर हम कहीं लयात्मकता से जोड़ देते हैं ना, तो फिर बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। मान लीजिए बिल्कुल मुझे ड ढ बिल्कुल। में अंतर सिखाना है, तो जी जी हम बड़ा सहजता से मैं कह सकता हूँ, ड ढ वर्णों में अंतर, बच्चों क्या है जाने हम, ये दोनों हैं जुड़वा से पर, कुछ अंतर पहचाने हम। तो बहुत छोटे छोटे गीत हैं। कैसे अंतर पहचानेंगे कि ड़ जब बोला जाता है तो दांत से ऊपर का हिस्सा लगता है और वहां से हवा निकलती है, और जब ढ़ बोला जाता है तो वो मुंह की छत से बोला जाता है, यानी मूर्धा से उच्चरित होता है। तो जी गीत में ऐसे करके पिरो दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें प्रारंभिक पाठ्यक्रम को ना कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। लयात्मक बनाने की कहीं ना आवश्यकता कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लयात्मक और अगर बन गया तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल एक बार बहुत सारी उनकी चीजें हैं। जी नींव अच्छी हो गई, फिर आगे तो कोई वही नहीं, उनका एक रुचि डेवलप हो गई एक बार, तो फिर तो कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें फिर तो। अब जैसे मात्रा गीत है, मात्राएं सारी आ जाएंगी, सारे वो आ जाएंगे। जैसे एक मात्रा गीत है मेरा, कि मैं कहता हूँ, अमात्रा के बिना खड़ा है आकी मात्रा डंडा, राजा बाजा सावन पावन सीधा इसका फंडा, क्या ई हाय बात हाय। बोली जाने पर देखो अल्प समय लेती है, वाह देरी इसको एक पल की भी नहीं जरा भाती है, कवि रवि गतिमति का उच्चारण अल्प समय में करना, व्यक्ति शक्ति अनुरक्ति भक्ति में बस देरी से डरना। क्यों डरना?
देरी होने पर ई जैसा उच्चारण बन जाता, देरी होने पर ई जैसा उच्चारण बन जाता, और कवि रवि में ढलकर गलत रूप है पाता। तो ऐसे करके गीत आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं सहजता, प्रारंभिक पाठ्यक्रम बड़े सहज होने चाहिए, वहां पर सहजता की जरूरत है, लयात्मकता की जरूरत है। अति सुंदर, अति उत्तम सर। और वास्तव में हिंदी अपनी बढ़ रही है। अगर आज मैं देखूं तो नवाचार बहुत तेजी के साथ प्रचार प्रसार पा रहा है। नवाचार है और आनंदपूर्ण अधिगम है, अनुभवात्मक अधिगम है, खोजपूर्ण विधियां हैं, खोजपूर्ण युक्तियां हैं, तो बहुत सारी चीजें नई आई हैं। अगर इन नई का प्रचार प्रसार हो जाए और हर शिक्षक, हिंदी शिक्षक इस प्रकार पढ़ाने लगे नवाचारों के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि जो भावी कर्णधार हैं उनके मनों में कहीं ये जो हिंदी है ना समा जाएगी, फिर इसे भूलेंगे नहीं। जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि ABCD तो नहीं भूलता ना, क्योंकि उसको वहां मधुरता के साथ सिखा दी गई, वो नहीं भूलेगा। अगर हम भी ऐसा प्रयोग ना अपनी हिंदी के साथ प्रारंभिक पाठ्यक्रम में कर ले, तो फिर हिंदी का भविष्य वास्तव में आज भी उज्जवल है, और फिर और भी उज्जवल और भी निखरा होगा, क्योंकि वह देश के भावी कर्णधारों के मनों में बस जाएगी। और जरूरी है, देखिए भाषा है ना नैतिक उत्तरदायित्व है। आज हमने पीढ़ी को भाषा सौंप दी, कल ना ये अगली पीढ़ी को भाषा सौंपेंगे, नैतिक उत्तरदायित्व है भाषा का। तो आज की पीढ़ी अगर अच्छी भाषा सीख रही है तो कल निश्चित रूप से वह अगली पीढ़ी को भाषा अच्छी सौंपेगी। तो इस नैतिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रख के भी ना एक भाषा शिक्षक को बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। जी अभिषेक जी। डॉक्टर विनोद प्रसून साहब हमारे बीच हैं। आप वरिष्ठ हिंदी कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संयोजक हैं, और CBSE में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं हिंदी वरिष्ठ संकाय में। तो सर, आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं कि सरकार किस प्रकार से नीति निर्धारण कर रही है भाषा का संवर्धन विकास के लिए। सर, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को हमेशा, चाहे आज की डेट में आप एक रिक्शे वाले को देख लीजिए, चाहे एक अमीर इंसान को देख लीजिए, उसकी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सीखें, या अब आपने देखा होगा कि स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, अलग लैंग्वेजेस को सीखें। पर वो कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों को हिंदी से विमुख कर देते हैं। और अभी भी जैसे कई बार सेमिनार्स लेने के लिए, कई बार टॉक सेशंस के लिए जब मैं स्कूल्स में जाता हूँ, तो बच्चों को मात्राएं तक लिखनी नहीं आती, जो कि 11वीं 12वीं के छात्र हैं। और कहीं ना कहीं सर हिंदी हम सब बोलते हैं, बोलना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा जो देश है, यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन हिंदी के इतना आगे आने का, एक तो बॉलीवुड भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है। देश की 77 से 80% आबादी इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करती है। पर सर कहीं ना कहीं वो जो हिंदी है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं लिखने में जब आते हैं बच्चे उसको। जी। तो सर आपके क्या सुझाव CBSE को रहे, और जो आप खुद सेमिनार करते हैं, टॉक सेशंस, वर्कशॉप्स के माध्यम से, किस तरीके से हम बच्चों को और अधिक मात्राओं, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो आपने जो अपनी गीत वाला जो सुझाव CBSE में इंट्रोड्यूस किया और जिसके माध्यम से लोगों ने उसे सीखना शुरू किया, तो अगर वो आपका गीत है, अगर इसको मेरे हिसाब से अगर किसी के ज़हन में बैठ गया, फिर तो मात्रा की गलती नहीं करेगा। पर वो जब तक वहां बच्चों तक पहुंचे, तो वो कौन सी तरीके हैं जिससे हमें बच्चों को सिखाना है कि देखो तुम बड़े हो, तुम्हें लिखना भी, और सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे लोग ज्यादा हिंदी लिखने की ओर प्रेरित हो? देखिए, सरकारी प्रयास अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे जो अपने प्रयास हैं ना, जो निजी प्रयास हैं, वे जारी रहने चाहिए। जो एकल प्रयास हैं, एकल एक इकाई के रूप में अगर हम अपना योगदान दे रहे हैं ना, तो वह भी काफी अच्छे स्तर पर पहुंचता है और माहौल को बदलता है, वातावरण बदलता है। मेरा बस निवेदन यही रहता है कि मैं चाहता हूं कि नवाचार के माध्यम से हिंदी को पढ़ाया जाए। और जैसे पेरेंट्स भी, जो अभिभावक हैं, वो अभिभावक भी बहुत सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि अभिभावक सहयोग नहीं करते। अभिभावकों को अगर बच्चा जाके ये बताए कि मैंने पापा या मम्मी मैंने ये नियम खोजा है खोजपूर्ण विधि द्वारा, और वो सीख के आ रहा है और कह रहा है मम्मी मैं वर्णमाला सुनाता हूँ, एक गीत सुनाता हूँ, और ठुमक ठुमक के सुना रहा है, तो फिर निश्चित रूप से उसकी कहीं रुचि है और मम्मी पापा की भी रुचि बढ़ेगी। अगर वो है का नियम सीख के आ रहा है, अगर वो सीख के आ रहा है वहां से, यह वह एक है, ये वे अनेक है, मैं हूं, आप हैं, तुम हो, आपके साथ ये और बिंदी,
तो अब आपके साथ ये और बिंदी, आपके साथ ये, आप आ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाओ नहीं, आप बैठ जाओ, तुम के साथ क्रिया लगेगी, तुम के साथ सही क्रियात्मक प्रयोग है। बच्चे ने वो सहजता के साथ सीख लिया, आपके साथ उसको पता चल गया कि ये, और ये प्राइमरी में ही पता चल गया। अब जाके मम्मी को सुना रहा है, मम्मी एक गीत सुने, यह वह एक है, ये वे अनेक हैं, मैं हूं, आप हैं, तुम हो। निश्चित रूप से पेरेंट्स भी रुचि लेंगे, उन्हें मजा आने लगेगा। हम बच्चे को सही कर दें, पेरेंट्स अपने आप से ही हो जाएंगे, अभिभावक अपने आप से ही हो जाएंगे। बच्चों को उसका रसास्वादन करवा दें, तो बच्चा अगर रसास्वादन करता है, बहुत सारी गतिविधियां हैं, व्याकरण को सहज रूप में पढ़ना, खोजपूर्ण विधि, जो अभी बोर्ड कह रहा है कि खोजपूर्ण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अभिनव प्रयोग होने चाहिए, तो वे क्या है, वे यही हैं। मतलब बच्चा अपने आप खोज रहा है अपना नियम। मान लीजिए उसको है का ज्ञान नहीं है, आपने 2 वाक्य लिखे, आपने कहा बेटा पुल्लिंग शब्दों के साथ बात कर रहे हैं, यह वह एक है, आपको आ गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, बच्चा खेल रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, इनमें क्या अंतर आया है, किससे है से पहले क्या आया, बस इतना बता दो बेटा, नियम अपने आप खोज लोगे, मेरे बच्चे अपना आप नियम खोज लेंगे। आप थोड़ा सा कहीं अपनत्व, प्रेरणा, प्रोत्साहन, ये शिक्षण में कार्य करते हैं। आपने कहा, आप शब्द जरा सा संबोधन बदल के देख लीजिए, आप कह के देख लीजिए कक्षा में कि मेरे बच्चे खोज लेंगे, मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है। आप कह के देखिए, क्या आपको अपनत्व मिलता है वहां से। वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपके बच्चे, क्योंकि आपका मुझे संबोधन है। मैं इसको एक प्रैक्टिकल वाक्य से जोड़ता हूँ विनोद सर। जी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। हालांकि मेरी भाषा में अभी भी कुछ त्रुटियां हैं जिनको आप समय समय पे आप खुद ही बताते रहते हैं कि उन्हें कैसे सही करना है। हम कानपुर से आते हैं, हमारी परवरिश कानपुर में हुई है। कानपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहाँ की बोली बहुत ही खड़ी है, जहाँ पर बोली जो है वो बहुत शुद्ध है, वहां पर मात्राएं वगैरह बहुत ध्यान दी जाती हैं। आज क्या परिदृश्य है मुझे नहीं पता, उस समय तो था जब मेरा बचपन वहां बीता है। तो मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और तीनों ही कला में बहुत पारंगत हैं। तो हमें याद है कि जब हम लोग गाने गाते थे, फिल्मों के गाने गा रहे हैं, जहां पर हमने है की जगह हैं बोल दिया, जहां हमने वो, तो क्या है कि आपस में ही चारों भाई बहन एक दूसरे को टोकते थे, अरे गलत, तुमने गलत बोला, तुमने गलत बोला, तुमने गलत बोला। बिल्कुल उससे हमारी अधिगम था वहां। तो चाहे हम उसे ये कह लें कि पिता का उर्दू के भाषा की तरफ जो रुझान था, या माता की संस्कृति में जो संस्कृत बसी हुई थी वो संस्कृत से एमए है, तो इसका एक इतना बड़ा, तो क्या है कि ये जो आपने बोला कि ये जो चैरिटी बिगिंस एट होम, जैसे अंग्रेजी में कहा गया है, कि ये जो सारी चीजें हैं, शिक्षा का स्तर जो है वो घर से ही शुरू होगा। बच्चों को सुधारे, माँ बाप भी सुधर जाते हैं। और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा की एक भाषा त्रुटि थी, उस शाह को सा बोलने की। वो शाह को सा बोलने की भाषा त्रुटि अपने आप सुधर गई, क्योंकि जैसे ही वो बोलते थे हम बच्चे टोक देते थे, पापा ऐसा। तो वो मतलब हर चीज जो है वो एक बिल्कुल एक थाली में लगकर सामने आती है और उसमें आपको पूरा एक सब सारी चीजें सजी हुई मिल जाती हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल हमें बच्चे को सुधारना है। अब देखिए, ये बड़ा सहज नियम है, बच्चा अपने आप खोज के बताएगा। अब बच्चा कहेगा कि है जब आया ना, तो इसमें आ रहा है सर, पहले तो कहेगा रहा, आपने कहा नहीं चाहिए। अब बच्चा कहेगा हाँ, बोले नहीं बेटा नहीं चाहिए, और निकट बताइए। बच्चा कहेगा आ, बिल्कुल सही है बेटा, आ आएगा। और अब बोल के देख लें कोई भी सेंटेंस, यह खिलौना मेरा है, मेरा में भी आ गया। यह मेरा खिलौना है, खिलौना में भी आ गया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, बनाता में भी आ गया। यानी सबके साथ आएगा, बच्चे ने नियम खोज लिया, आ है। और बच्चे खेल रहे हैं, वहां ए आ गया। अब बना लें वाक्य, मिट्टी के बर्तन बहुत खूबसूरत होते हैं, ए हैं आ गया। बच्चे खेल रहे हैं, ए हैं आ गया। तो खोजपूर्ण विधियां। अब घर में जाके सिखा रहा है मम्मी को, मम्मी एक ना हमने नियम खोजा, कक्षा में ना आज हमने नियम बनाया। क्या नियम बनाया बेटा? तो बता रहा है, कह रहा है कि आ के अब है जब आता है ना मम्मी, उससे पहले ना पुल्लिंग शब्दों के साथ तो आ आता है, ये हमने नियम बनाया। और जब ए आता है, वो है के साथ ए आता है, ये नियम हमने बनाया। अपना नियम उसका बना। एक वचन बहुवचन की जगह उसने अपना नियम खोजा। बात वही है, हम शास्त्र की ही बात कह रहे हैं। आ एक वचन है और ए बहुवचन है। मेरा समय उधर का हो रहा है, बस एक गीत आपके सामने रखना चाह रहा हूँ।
और जी उसके जी बाद जी जी मैं जी क्षमा चाहूंगा, किसी दिन ना आराम से चर्चा करेंगे, जिस दिन होगी उस दिन अभिषेक जी एक आयोजन कीजिए जिसमें हम आराम से 1-1.5 घंटा 2 घंटा बातचीत करें, बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल, यहाँ पर शीघ्र क्षमा करते चाहूंगा, हैं सर। मैं एक नहीं गीत नहीं नहीं सर, बिल्कुल। रख दूं? बिल्कुल जी सर, जी जी बिल्कुल। जी जी अब मैं ये गीत रख रहा हूँ आपके सामने। लगभग 1000 स्कूलों में ये गीत हो चुका है, और बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मां शारदा की कृपा है। मैं वो गीत आपके सामने रख रहा हूँ, और उसके बाद आपसे मैं अनुमति चाहूंगा, है ना। जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन वो वहां जुड़ना है मुझे। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। मीठे शब्दों वाली है, यह फूलों की डाली है। भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। क्या अद्भुत बात है। शान हमारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं। अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं। यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है। खिली खिली फुलवारी है, क्या बात अपनी है। हिंदी प्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, क्या अपनी मधुर गीत है, हिंदी क्या मधुर प्यारी। गीत है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मन था कि अभी 2 घंटे इसी प्रकार की चर्चा चलती रहे, लेकिन मैं अभिषेक विनोद जी जी, की आपके जाने से पहले अभिषेक जी की अनुमति से कुछ कहना चाहूंगा। जरूर भाई। जी 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 ये जब आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो विनोद सर से बात हुई। तो बैक टू बैक प्रोग्राम्स थे, आज हिंदी दिवस था, और विनोद सर क्योंकि हिंदी की बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, मैं चाहता भी था, क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं थी कि हम कवि को ला रहे हैं या एक साहित्यकार को ला रहे हैं, मैं चाहता था कि एक ऐसे व्यक्ति को इस सेशन में लाया जाए। मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, अनपढ़ व्यक्ति हूँ, नहीं और नहीं आप लोग के नहीं बीच में बैठा हूँ, ये आप लोग का बड़प्पन है। तो जो हमारा एक सिर्फ एक ही इसमें ध्येय था कि एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो हिंदी के साथ नए प्रयोगों के साथ किस तरह से हमें उसे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और आगे की जनरेशन को कैसे बताना है, एक पीढ़ी को कैसे तैयार करना है। तो उसके ऊपर, और बहुत कम समय में, क्योंकि व्यवधान रहा, टेक्निकल व्यवधान रहा यहाँ तक आने में, और आपको आगे भी जाना था, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि बहरीन में एक कार्यक्रम है जिसमें इन्हें 7 बजे ज्वाइन करना है। तो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम समय में आपने इतने अच्छे से विस्तार पूर्वक उस बात को रखा। मुझे लगता है कि ये वाकई आज की उपलब्धि है, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पोएटिक आत्मा का सदस्य भी हूं, और मैं मानता हूं कि ये मेरी अपनी संस्था है, इसलिए सबसे पहले तो मैं ही बिल्कुल। अपना धन्यवाद आपको। मेरी अपनी अभिषेक जी की संस्था, मेरी अपनी संस्था, आपकी संस्था मेरी अपनी संस्था। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत। आपको और सुन के सर, बहुत अच्छा लगा विनोद जी, और नहीं, बहुत उम्मीद ही है अच्छा, आपसे मुझे कुछ भी सीखने को मिलेगा भविष्य में। बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला, नहीं और जरूर थोड़ा सीखने को बहुत सीखने मिलेगा। से सीख मोटिवेशन। रहे हैं, और आपको सुन के मुझे अच्छा लगा। मैं ऑडियो से सुन रहा था आपको, मुझे जी बहुत जी अच्छा जी लगा। जी, बस आपके सामने कुछ भी नहीं, बस आपको आपके ज्ञान और उसको बहुत अच्छा लगा सुन के, नहीं सब मेरा जो सब आपके आइडियाज है बहुत मैं अच्छे हैं। एक बात और शेयर करूं। आज से करीब ये नवंबर की बात है कि नवंबर में सर डीपीएस स्कूल में इन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, जिस प्रतियोगिता में इन्होंने मुझ जैसे मूल व्यक्ति को जज बनाया, और मैंने अपना नहीं नहीं कर्तव्य भार अपने तरीके से निभाया वहां पे। आपने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया वहां पे। 7th 8th 9th क्लास के बच्चे विज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने बनाए हुए, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं उसमें, लेकिन वह विज्ञापन जो है वो संस्कृत में कर रहे हैं, और इतनी अच्छी बात थी वो। मैंने देखा संस्कृत में छोटे बच्चे संस्कृत में एक एक चीज इतने अच्छे से, एक एक बात इतने अच्छे से व्यक्त कर रहे हैं। ये पूरा आइडिया विनोद सर का था, और उसमें करीब करीब उत्तर भारत के हर डीपीएस से बच्चे आए थे, हर डीपीएस से बच्चे आए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मतलब इस तरह के प्रयोग सर करते रहते हैं। जी जी मुझे लगा कि इस पटल पे ये बताने की आवश्यकता है। जरूर माफी जरूर। चाहूंगा। नहीं नहीं, जरूर। मैं और ये मैं बातें इसी लोगों तक पहुंचनी पहुंचनी भी चाहिए जरूरी है। बिल्कुल। ये जी जी इनफैक्ट ये टीचर्स को भी पता चलनी चाहिए, ये जी जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, उन तक भी पहुंचनी चाहिए कि हमको ये बिल्कुल प्रयोग करने हैं, करनी तभी हिंदी का उत्थान होगा।
जी जी। आशीष भाई, मैं आपका क्षमा सबसे चाहूंगा, पहले जाने का मैं मन नहीं कर तहे रहा, दिल से लेकिन मेरी धन्यवाद करूंगा कि वशता है। आपने विनोद सर को बुलाया यहाँ पे और हम सबके सामने इस पटल पर आप विनोद सर को लाए, और विनोद सर का आना यकीनन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। भाषा का गूढ़ ज्ञान रखने वाले विनोद सर, जो सीबीएसई हिंदी वरिष्ठ संकाय है, और आप जो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभव से जो हिंदी भाषा है उसे दूर दराज के क्षेत्रों में, बड़े घरों के बच्चों तक, मतलब कोई समाज का ऐसा तबका नहीं है जो आपके इन प्रयोगों से अछूता है। और जाहिर सी बात है, सीबीएसई एक बहुत बड़ी गवर्निंग बॉडी, और वहां पे आप जैसे मार्गदर्शकों का होना हमें और उन सभी चिंतकों को इस बात का पूरा विश्वास दिलाता है, हिंदी बहुत 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 सेफ है, बहुत बहुत सुरक्षित हाथों में है। और सर, आपका बेहद शुक्रिया ये जो आपने हमारा अपना कीमती सौभाग्य, वक्त हमें दिया। मेरा सौभाग्य। क्षमा चाहूंगा, फिर किसी दिन जुड़ेंगे और जरूर लंबे सर, उस समय तक जुड़ेंगे। बहुत बहुत जरूर धन्यवाद आप सबका, जरूर शुभ सर, आशीर्वाद, बहुत बहुत। थैंक यू सर। तो मित्रों, अभी आपने सुना डॉक्टर विनोद प्रसून साहब को, और अब हमारे पास जो अगले वक्ता हैं, आशीष प्रकाश जी। आपको साधुवाद। सबसे पहले जो कार्य आप हिंदी के लिए, साहित्य के लिए और हर भाषा के साहित्य को आगे लाने के लिए कर रहे हैं, आशीष प्रकाश जी, आपको कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसी शख्सियत हमारे बीच है। आशीष भाई, थोड़ा सा चर्चा को हटाते हैं और लेके चलते हैं बॉलीवुड की ओर। कितना बड़ा योगदान है बॉलीवुड का हिंदी के प्रचार प्रसार में, आप क्या मानते हैं? बहुत है, बहुत ज्यादा है। हिंदी के प्रचार प्रसार, अब जहां मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहली बात तो बॉलीवुड हमें ये बताता है कि हिंदी किसी धर्म की भाषा नहीं है। हिंदी जो है वैश्विक है। बिल्कुल। बॉलीवुड हमें ये बताता है कि हिंदी सिर्फ भारत की भाषा नहीं है, फिर से ये वैश्विक भाषा है। आप मलेशिया जाइए, मलेशिया में आपको हर तीसरा व्यक्ति हिंदी जानता हुआ मिलेगा। आप थाईलैंड जाइए, हर पांचवा व्यक्ति वहां पे हिंदी जानता हुआ मिलेगा। आप मॉरिशस जाइए, हर दूसरा व्यक्ति आपको हिंदी जानकार मिलेगा। आप गल्फ की ओमान, दुबई, शारजा, अबू धाबी जाइए, आपको वहां पर हर व्यक्ति हिंदी भाषी मिलेगा। ये बॉलीवुड की देन है। तो हिंदी को एक वैश्विक स्तर पे पहुंचाना, मैं मानता हूं कि ये बॉलीवुड ही कर सकता था। लेकिन बॉलीवुड ने इसमें एक और भी काम किया जो नकारात्मक हो गया। हिंदी में बहुत सारी विशुद्धियां डाल दी। हिंदी अब हिंदी नहीं रह गई। एक बार जावेद अख्तर साहब से किसी एक वक्ता ने पूछा कि साहब, जिस तरह से उर्दू का हिंदीकरण हो रहा है, क्या, मुझे तो ये लगता है कि कल को ये एक मुस्लिम मुशायरे में ही एक बहस हो रही थी जहां, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का उर्दू का हिंदीकरण हो रहा है, मुझे लगता है कि आगे चल के बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि मिर्जा गालिब तो हिंदी के शायर थे, उर्दू के थे ही नहीं। अब इसका जवाब देखिएगा जो जावेद अख्तर साहब देते हैं। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि डर मुझे इस बात का नहीं है कि ये जब सवाल पूछा जाएगा कि वो हिंदी के थे या उर्दू के थे, मुझे डर इस बात का है कि कहीं यही सवाल आगे वाली पीढ़ी हमसे ना पूछे कि मिर्जा गालिब थे कौन। बिल्कुल। तो आप जब हिंदी भाषा की बात आती है, हिंदी भाषा की विशुद्धियां जो हैं वो बॉलीवुड ने जरूर हमें दी हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान करने की जरूरत है। लेकिन अब क्योंकि सवाल ही बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था आपका, तो मैं थोड़ा और बॉलीवुड में आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। आप अगर 60 के दशक की पिक्चरें देखें, आप 50 के दशक की पिक्चरें, 50 के दशक की पिक्चरों में आपको उर्दू का वर्चस्व मिलेगा। भाषीय स्तर में उर्दू का वर्चस्व मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो फिल्म इंडस्ट्री का था वो पंजाब से आता था, जो नॉन डिवाइडेड पंजाब था, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था। आप फिर उसके बाद 60 के दशक में आते हैं। 60 के दशक में आप देखेंगे बहुत ज्यादा हिंदी के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। मैं धर्मेंद्र की एक पिक्चर का डायलॉग जीवन मृत्यु का मैं बहुत अच्छे से मुझे याद है कि उन्होंने उनसे इंटरव्यूअर बैंक का पूछता है कि ये आप इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोलते हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या? तो धर्मेंद्र उसमें जवाब देते हैं कि देखिए, मुझे दोनों ही भाषा बहुत अच्छे से आती हैं, इसलिए मैं दोनों को मिलाने का प्रयास नहीं करता। आज अगर आप देखें, आज इस परिदृश्य में हम हिंदी के साथ हमेशा अंग्रेजी वाचन को बिल्कुल
मिलाते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल अगर हम और इसमें आपने एक सवाल विनोद प्रसून जी से पूछा था और मैं उस सवाल की गणना अपने दिमाग में कर रहा था कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। आपका सवाल था कि हिंदी भाषा तो एक अच्छा स्तर लेकर सामने आ रही है, लोग बोल रहे हैं, जैसे आज मैं और आप ही हिंदी में बात कर रहे हैं, ये अपने आप में उपलब्धि है। मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में जीएम के तौर पे कार्यरत हूँ। आज अभी कुछ काम करके आ रहा हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयज से लड़कों से बात करता हूँ, अंग्रेजी में बात करता हूँ, अपने बॉस से बात करता हूँ, अंग्रेजी में बात करता हूँ, लेकिन आज मैं हिंदी में आपसे एक वक्तव्य रख पा रहा हूँ, अपना आपसे सुन पा रहा हूँ। ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब लिखने में आते हैं तो हम सबकी कलम थोड़ी कमजोर हो जाती है। उसका एक कारण है ये, और बहुत बड़ा कारण है जो हम देख नहीं रहे हैं। पहली बात, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे माध्यमों ने हिंदी का बहुत, मतलब जो हम जैसे कहते हैं ना हिंग्लिश, HINGLISH, कि हमने वो अंग्रेजी में उसे लिख दिया और बधाई हो को हमने BADHAI लिख दिया। यहाँ पर गड़बड़ है। दूसरा, ये जो ऑटो करेक्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हमें मात्राएं आती नहीं है, मात्राएं अच्छा ये लिखा हुआ है जी, हम आगे बढ़ जाते हैं। भ्रातृ और मतलब मात्र और मात्रा में बहुत फर्क है। हम जब मात्र की बात करते हैं, मात्र हमारी मातृभूमि की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे जो मात्र में जो त्रा आएगा, वो त्रा नहीं होगा जो मात्रा में आता है। वहां पे ता में रा की मात्रा लगेगी और यहाँ पर त्रा आता है। ये जो छोटे छोटे एक दूसरे को शब्दों से अलग करते हैं। और माफ कीजिएगा, एक और बात बताऊं मैं आपको, मैंने अपने जीवन काल में जापानीज भाषा पढ़ी है। तो जापानीज भाषा एक बहुत विस्तृत भाषा है। आप उसको कम से कम आपको 10 साल लगेंगे जापानीज भाषा की सारी स्क्रिप्ट पढ़ने में। कांजी, हिरागाना, कताकाना, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं उसमें। तो जापानीज और जिन जापानीज सज्जन से मैं पढ़ता था, उन्होंने एक बात कही कि दुनिया की सारी भाषाओं में एकमात्र एक ऐसी भाषा हिंदी है जिसमें जो आप उच्चारण कर रहे हैं वो आप लिख भी सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यानी अगर मुझे अभिषेक लिखना है तो अभिषेक लिखने का भी एक उसकी भी एक स्पेलिंग है, अभिषेक लिखने की भी स्पेलिंग है, बिल्कुल अभिशाक लिखने की भी स्पेलिंग है। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं है। और अगर आप जैसे एक बड़ी अच्छी बात है कि अंग्रेजी में यू का मतलब आप, और इसी यू का मतलब तुम, इसी यू का मतलब तू। लेकिन आप हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, जिससे आप तू करके बात कर रहे हैं उससे आप करके बात करके देखिए, और जिससे आप करके बात कर रहे हैं उससे आप तू करके बात करने का सोच भी नहीं सकते। भाई हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहां पर आप जाओ अगर बोल दिया जाता था तो हमें ऐसे सीधे टीप पड़ती थी कि आपके साथ जाओ नहीं, आप जाइए बोलिए। मेरा बेटा आज भी, और आपने बच्चों की बात करी, बहुत कम समय में इस बात को भी रखने की कोशिश करूंगा। आज मेरे बच्चे के स्कूल में एक छोटी सी प्रतियोगिता थी जिसमें उसे हिंदी की कविता बोलनी थी। बहुत सारे बच्चों ने हिंदी की कविता बोली, सभी ने बहुत अच्छा बोला। मैंने अपने बेटे को खास तौर पे अपनी लिखी हुई कविता एक दी जिसमें बहुत कठिन शब्द थे। तो मेरे सभी घर वाले बोल रहे थे कि तुम इस ऐसे ऐसे शब्द हैं, विस्तृत, ये कैसे बोलेगा, विस्थापित ये कैसे बोलेगा। तो मैंने कहा नहीं, ये बोलना तो पड़ेगा, और उसने बहुत अच्छे से उसे निभाया। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये मेरे बेटे ने किया कि क्या था, लेकिन जब हम उससे सही बुलवाएंगे तो सही बोलेगा। शायद हमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जब सही बुलवाएंगे तो सही बोलेगा, सही बोलेगा तो सही लिखेगा भी, सही बोलेगा तो सही लिखेगा भी। मुझे अभी भी याद है कि एक छोटी सी, देखिए, एक मजाकिया किस्सा याद आ गया बचपन का। बचपन में हम जब स्कूटर खरीदते थे, तो नेम प्लेट पे, नंबर प्लेट पे नाम लिखवाने का बड़ा चलन होता था। अभिषेक भाई याद होगा, हम सबने ये काम किया हुआ है। तो मैं नाम लिखवा रहा था अपने पापा का, उसमें सक्सेनास करके लिखवा रहा था, और उसमें एक और स्कूटर खड़ी थी, तो उसमें बच्चे ने कहा कि इसमें शिखा लिख देना। तो बेचारा शिखा बोल नहीं पाता था, तो उसने बोला इसमें सिक्का लिख देना। अब जो उसने बोला उसने वही सिक्का लिख दिया उसमें शिखा की जगह। तो अब वो, उस टाइम पे पेंट चलता था, स्टिकर नहीं चलते थे। अब वो पेंट के साथ मजबूरी ये है कि पेंट तो दोबारा हो नहीं सकता। तो ये देखिए, वो मुझे किस्सा अचानक याद आ गया कि जो वो बोल रहा था वही उसने लिख दिया, उसने शिखा की जगह सिक्का लिख दिया। ये जो हमारी भाषा बहुत सर्वोच्च है, बहुत सर्वोच्च है। हिंदी में आप हर
हर शब्द का उच्चारण लिख सकते हैं। ये सारी भाषाओं में ये फैसिलिटी नहीं है, आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा। आप हर उस बात को जो आप बोल रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। मुझे लगता है बॉलीवुड का जी आशीष जी, आपने कानपुर का जिक्र किया था, तो चांस की बात है, हम भी जी कानपुर से ही हैं, शिक्षा क्या मेरी। बात है। और आपने कहा था कि उस समय तो अच्छा हाल था, तो वाकई में उस हम्म, समय अच्छा था, क्योंकि मेरी श्रीवास्तव मैम एक हुआ करती थी, जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं कि किस तरह से वो बिंदी के मार्क्स काटती थी हम लोग के। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत उस बहुत समय तो लगता था कि मैम ने अरे इस बिंदी के काट लिए, लेकिन आज उसका दूरगामी परिणाम हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको तो एक और बात बताऊं, जी जी। मैं हर 5 सितंबर को अपने सारे शिक्षकों को फोन करता हूं, जिन जिनके पास मोबाइल है और जो जो अभी इस दुनिया में है। उसमें जी से 2 प्रमुख टीचर मेरे हिंदी के हैं। जी अब जी जी उन दोनों हिंदी की टीचरों का नाम आप जरा सुने, शिक्षकों को दोनों का नाम जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाई है। जी जी। एक का नाम है मिस डायल अच्छा और एक का नाम है मिस्टर एजे डेविड। अच्छा क्या अच्छा। बात है, क्या ठीक है। बात है। बहुत बहुत ये इस बात का, और मैं आज भी उनसे बात करता हूं, तो ये इस बात का सूचक है कि हिंदी हाँ, भाषा भाषा बिल्कुल धर्म से नहीं आती। सही बात। मैं जब बात कर रहा था तो मिस्टर डेविड और मिस डायल ने जो मुझे बोला, वो मेरे लिए ऐसा है कि जिसने मुझे ऐसा लगता है कि एक अवार्ड दे दिया हो। उन्होंने जी कहा कि आशीष, तुम तो अब हमसे भी अच्छी हिंदी बोलने लग गए हो, तुम तो अब हमसे भी अच्छी हिंदी लिखने लग गए हो। हालांकि इस बात को मैंने नकार दिया, लेकिन ये एक अवार्ड की तरह मेरे साथ रही है। मैंने उनसे बिल्कुल। ये बोला, मैंने कहा आपकी मैम सिखाई हुई हिंदी की वजह से आज तक हमें कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। ये बिल्कुल जो ये जो बात है, मैं आपको बताऊं, यही चीज एक रहस्य है कि हमारे संस्कृति में भाषा ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, कैसे निकालते हैं। हमारी साहित्यम संस्था की बात हो रही थी। साहित्यम संस्था की पहली प्रथम गोष्ठी में मोबीन किदवई साहब, एक मुस्लिम बुजुर्ग, एक ज़ईफ व्यक्ति, जिनकी बहुत लंबी दाढ़ी है, नमाजी व्यक्ति, जब उन्होंने पहली बार जब साहित्यम को संबोधित किया, तो उन्होंने वाल्मीकि के प्रथम श्लोक के साथ संबोधित किया और कहा कि यहाँ से साहित्य जन्मा है। तो भाषा जो है, भाषा, हमें अपनी इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हिंदी की भाषा जो है वो सर्वोपरि है। और आपको एक और बात बताऊं, ये बहुत अच्छा तथ्य है कि कंप्यूटर को जब सुपर कंप्यूटर्स इजाद किए जा रहे थे, तो हर भाषा में आप सुपर कंप्यूटर को कोड नहीं कर पा रहे थे। हाँ तो जो जिस भाषा को चुना गया उसे कोड करने के लिए, वो संस्कृत और हिंदी थी, क्योंकि बिल्कुल उसमें उसमें आप कंप्यूटर को सारी कमांड समझा पा रहे थे कि आपको करना क्या है। आज विश्व का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला जो अखबार है, समाचार पत्र है, वो हिंदी भाषा में है। तो ये जो है, ये कुछ तथ्य हैं जो हमें अपने पास, अपने हिंदी भाषा को अपने से गर्व के साथ महसूस करने के लिए बहुत जरूरी है। और एक रोचक तथ्य आपको बताते हैं कि आर्मी में जब भैया जवान जब ज्वाइन करते हैं, तो हर हम्म। देश के हर कोने से आते हैं, और कईयों की हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो जी उनको बॉलीवुड का जिक्र चल रहा था ना, तो उनको बॉलीवुड की मूवीज दिखा दिखा के हिंदी में पारंगत किया बिल्कुल जाता बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। ओपन एयर थिएटर में उनको मूवीज दिखाई जाती हैं, है। थिएटर में बिल्कुल मूवी दिखाई बिल्कुल जाती है बिल्कुल। और और बहुत बोलते अच्छे हैं अब नतीजे हिंदी में बात आते हैं। करो। हाँ, तो हिंदी का ये बॉलीवुड का ये योगदान भी बिल्कुल, ये है। हमारे फौज की खास बात है। और जी जी। बिल्कुल आशीष भाई बिल्कुल। बिल्कुल सही बताया आपने। और मोहम्मद इकबाल साहब की वो पंक्ति हमें याद आ जाती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल और जाहिर सी बात है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, जो हिंदुस्तान एक बार आया, भारतवर्ष में एक बार आया, और उसने हिंदी बोलने के प्रति उसके अंदर वो जिज्ञासा आई हो या ना हो, जरूर आती है। और आप देखेंगे जब आगरा में जो इंडो रशियन स्टडीज के लिए जो हमारा हिंदी विभाग है, जहाँ पे रशिया से और दुनिया के कई अन्य देशों से बच्चे आके हिंदी सीखते हैं, यकीनन बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदी में, जिसे हमें स्वीकारना भी चाहिए, आशीष प्रकाश भाई ने जैसे बोला। और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि जो हिंदी में विसंगतियां, विशुद्धियां या शुद्धियां आ रही हैं, नए निर्माताओं को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अंजुला मैम, मैं आपसे और आशीष भाई से दोनों से एक क्वेश्चन लूंगा, एक प्रश्न लूंगा बिल्कुल। कि आपने देखा होगा काफी सारे न्यूज़पेपर में अब आशीष भाई जो हिंदी के कॉलम लिखने वाले हैं, कॉलमिस्ट जिन्हें कहते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो हिंदी के साथ वही इंग्लिश के शब्दों का संवर्धन करते हैं, मिश्रण करते हैं। तो हाँ पहले अंजुला मैम और फिर आशीष भाई की कैसे देखते हैं आप इसको?
नहीं, ये तो सही नहीं है। भाषा की शुद्धता तो रखनी चाहिए, और ये अगर इसको अभी से नहीं उसमें सुधार किया गया तो वो एक आदत बन जाएगी, और आदत ये हम लोग की नई पीढ़ी उसको पढ़ेगी और उसको उस चीज को आम तौर पे ले लेगी। मतलब उसको एक उसको उनको कुछ अजीब नहीं लगेगा। तो वो शुद्धिकरण भाषा का जहाँ खो गया तो उसकी पूरा जो उसकी रंगत है वो खो जाएगी। तो हमें तो मेरा तो यही मानना है कि उसकी शुद्धता बरकरार रखनी चाहिए। आशीष भाई, मैं आपको देखता हूं, जब आपके लेखों से बहुत प्रेरणा मिलती है। आप जिस सारगर्भिता और तत्व ज्ञान के साथ आप हिंदी को लिखते हैं, और हिंदी में प्रभु श्री राम और अन्य देवी देवताओं से जुड़े संदर्भ में जो आप किस्से, कहानियां, किंवदंतियां, लोक कथाएं और अपने मतों के साथ जो आप लिखते हैं, कहीं ना कहीं ये हम सबको एक उत्साह देता है और एक साहस या हिम्मत देता है कि हम भी आपकी जैसी हिंदी लिखें, पढ़ें और बोलें। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तासीर का, जिस संगति में आप रहते हो, संगति का बहुत असर होता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो आशीष भाई, आप इस पे भी मत दीजिए, और आपने कैसे अपने आप को और ज्यादा सुधारा, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं और हम सब जिंदगी भर सीखेंगे। पर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आज से मैं भी ये प्रण लेता हूं आप सबको देखते हुए, कि स्पेशली आपको देखते हुए, कि अब जब मैं लिखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा उसमें, अगर हिंदी लिख रहा हूं तो अंग्रेजी के शब्दों का मैं कमतर से कमतर प्रयोग करूं। पहली बात तो जो आपका प्रथम इससे पहले वाला सवाल था, मैं उसका जवाब देता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये आधा इसका जवाब हो ही जाएगा। पहली बात तो ये कि मुझे ये लगता है कि कोई भी क्या है, जब बच्चा रोता है, जब भी हमें आज भी दर्द होता है, तो हम चाहे बड़े से बड़े कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में हो, हम बड़े से बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, हम अपनी मातृभाषा में ही अपनी माँ को याद करते हैं। बिल्कुल। अब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो हमें सहज है, वो हमें हमारी संवेदना को व्यक्त करने के लिए सहज है, वो आसान है। हमें लगता है कि हम जब इस भाषा में बोलेंगे हमारी माँ समझ जाएगी, कहीं पर भी होगी उस तक की आवाज पहुंच जाएगी। बच्चा रोता है, अगर आप आज की डेट में आपके आसपास बच्चे हैं, उनको आप सिखाते हैं, बेटा नो डोंट डू दिस, बेटा नो 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 डोंट डू दिस, ओके कम हियर, ओके कम हियर, अच्छा टेस्टी है, टेस्टी है, ऐसी ही बात करते हैं ना। तो बच्चा क्या करता है, जब बच्चा रोता है कहता है मम्मा इट्स हर्टिंग। जब रोता है, हम नहीं करते थे ये, हम कहते थे अरे माँ बहुत दर्द हो रहा है। ये सहजता है। तो जब आपने कहा कि हम कॉलम में पढ़ते हैं, उसमें अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग हो रहा होता है, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, ये प्राथमिकता नहीं है, मजबूरी है उस लिखने वाले की, उस न्यूज प्रेजेंटर की, उस जो जी न्यूज में या जो एनडीटीवी में जो बोल रहे हैं, उन वक्ताओं की मजबूरी है, उन्हें उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जो भाषा आप तक पहुंचे। यानी ये समाज एक आईना है, कर्मा है, जो आप दे रहे हैं वो आपको मिलेगा। जब आपने अपने बच्चे को समझना ही नहीं सिखाया, आज मैं अपने बहुत ही गर्व के साथ ये वाली बात कहता हूं कि मैं अपने बेटे को जब भी सिखाता हूं, मैं हिंदी के बारे में बहुत सिखाता हूं उसे, क्योंकि उसका एक कारण ये भी है क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो संस्कृत की स्कॉलर रही हैं। तो एक उर्दू के बारे में बहुत सिखाता हूं कि ये क्या होता है, कल मैं उससे बात बता रहा था, काफिया तुकबंदी, तो तुकांत क्या होता है और काफिया क्या होता है, तो मैं उसे इस बीच में थोड़ी चीजें बता रहा था। लेकिन मैं साथ साथ मैं ये भी समझता हूं कि इस बच्चे की ये मजबूरी है कि इसे वैश्विक जगत में अपने आप को इस पटल पे रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बिना ये काम नहीं कर सकता। आप उसके बिना इसको आधा अनपढ़ कहेंगे। तो ये मेरी प्राथमिकता है कि मैं उसे अपनी मातृभाषा भी सिखाऊं और वो भी सिखाऊं, जो सहज है वो चीज सामने आ रही है। अब हमारे कर्तव्य ये है, अभिषेक भाई, ये अभी भी मैं आपके पहले ही सवाल पे हूं, मैं अभी भटका नहीं हूं, मैं अभी पहले ही सवाल पे हूं, दूसरे सवाल पे अब आऊंगा। जो हमारी प्राथमिकता है वो ये होनी चाहिए कि हम हिंदी के कठिन शब्दों को सहजता में लाएं, अपनी भाषा के आमतौर की बोली में लाएं, उनसे बात करें। आप गार्जियन को अभिभावक कहना सीखें कि अभिभावक की बात हो रही है। आप जब ये मुझे पीड़ादायी है, जब आप ये बोलेंगे तब आपका बच्चा पूछेगा पीड़ादायी का क्या मतलब है। मेरा बच्चा अभी कह रहा था मम्मी देखिए पक्षी आ गए, हमारे यहाँ पक्षी आ गए, जब उसे कबूतर दिखा।
तो मेरी मम्मी कहती हैं कि देखो तुम्हारा बेटा जो है वो कबूतर नहीं बोला, पक्षी बोल रहा है। मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि वो इतना सुन रहा है हम लोग को। ये हमारी अपनी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है, मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे करें। आपका एक दूसरा वो प्रश्न या मैं कहूं कि एक चर्चा का विषय था कि आप इस तरह से हिंदी का बैलेंस कैसे बनाकर रखते हैं, या आप कैसे। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं जो भी लेख लिखूं उस विषय और उस भाषा का ध्यान रखते हुए लिखूं। अगर मैं गजल कह रहा हूं तो गजल अगर मैंने उर्दू से शुरू करी गजल, अगर मैंने ये कहा कि भर के वो आब जुर्म जो आंखों में आ गए, हम फिर से गुनहगार की बातों में आ गए। अब यहां पर जब आब जुर्म मैंने प्रयोग कर लिया तो मैं गुनहगार ही प्रयोग कर सकता हूं, मैं गुनहगार ही बोल सकता हूं, वहां पे मैं कुछ और नहीं बोल सकता। इसी प्रकार जब मैं सौमित्र लिख रहा था, जिसमें मैंने लक्ष्मण जी की एक काव्य गाथा लिखी है, तो लक्ष्मण जी की जब मैं राम जी के साथ उनकी भेंट दिखाता हूं, मैं भेंट ही लिख सकता हूं, उसे मुलाकात नहीं लिख सकता, क्योंकि सौमित्र जैसे काव्य में मुलाकात शब्द की जगह नहीं है, वहां भेंट शब्द की जगह है। ये शब्दों का हेर में हेर, और इससे क्या होता है कि इससे आपका जो काव्य होता है, लेख होता है, वो सुंदर दिखता है। ये सजावट की सामग्री है। आज मैंने उसको बोला तो मैंने कहा कि आप एक बार हिंदी की लिए आता हूँ। तो कहता है पापा ये दुर्दशा, मुझे शब्द याद नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, ये बोल दो, हिंदी की बुरी हालत पे मैं अपनी कविता व्यक्त करना चाहता हूँ। तो उसने बोल तो दिया हिंदी की बुरी हालत। उसके बाद कहता है पापा मुझे लग रहा है अगर मैं दुर्दशा याद कर लेता तो सही रहता। ये बच्चा भी समझ रहा है कि उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है, जो उसका जो सौंदर्यीकरण है, वो सौंदर्यीकरण उस भाषा के ही शब्द से आ रहा है, उस बोली के ही शब्द से आ रहा है। और एक और बात बताऊं आपको, हिंदी को हम लोग सब कहते हैं हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा नहीं हिंदी की, क्योंकि अपनी कोई लिपि नहीं है, ये संस्कृत लिपि से ली गई। हिंदी तो बोली है, और यही हिंदी बोली जो है हर 40 किलोमीटर बाद बदल जाती है, हर 40 किलोमीटर बाद हमारे अपने ही हिंदुस्तान में बदल जाती है। वहां पे आप किसी गोरखपुर के व्यक्ति से मिलते हैं जब, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के और मतलब बिहार की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए शाह को सा बोलना अनुमन है। इसमें ये कोई भाषा त्रुटि है ही नहीं। जब आप इधर आते हैं तो आप देखते हैं ये भाषा त्रुटि है। कानपुर लखनऊ में आते हैं, कानपुर लखनऊ से ऊपर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर तो तू तड़ाक से ही बात हो रही होती है। तो वो एक बड़ी कहावत भी है कि जाट के बच्चे ने अगर तुम बोल दिया तो बहुत इज्जत दे दी, आप बोल दिया तो दिल निकाल के रख दिया। तो ये भाषा की किंवदंतियां भी हैं, और हमें अपनी भी बोली की किंवदंतियां समझनी है कि हम कहाँ कहाँ उनमें चूक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि मैंने आपके दोनों प्रश्नों को सहजता से आप तक पहुंचा दिया है कि कैसे मैं उन दोनों चीजों को देखता हूँ। अभिषेक भाई। बिल्कुल जरूर बिल्कुल आशीष भाई। और अगेन फिर से पुनः आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि हम अगर पीछे जाके या पीछे मुड़ के देखते हैं, और जब आज हम अपनी हिंदी को भी देखते हैं जो हम लिखते हैं, फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं कहीं पे भी वर्कशॉप या सेमिनार के लिए गया तो मैंने एक चीज देखी कि जो पहले भी मैंने चर्चा की कि बच्चों की जो हिंदी है, हालांकि शिक्षक अभी भी बहुत अच्छे हैं हिंदी के, पर कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि हमारे बच्चों को तालमेल बैठा के चलना है, पश्चिमी सभ्यता की जो भाषा है अंग्रेजी बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कार्य क्षेत्र में अपनी वृद्धि और समृद्धि के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए। परंतु मुझे कई बार ये लगता है कि हमारी हिंदी, जो हमारी पीढ़ी जो अभी पढ़ के निकली है, और या जो हमारा एक तबका है जिस आयु वर्ग से हम आते हैं, काफी हद तक अभी ठीक है। और नए बच्चों की हिंदी में जो त्रुटियां हैं वो बहुत ज्यादा विसंगतियां आ रही हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बोल के गए हमारे सामने कि प्रयास बहुत सारे हो रहे हैं स्कूल विद्यालय स्तर पे, और सबसे पहले प्राथमिक स्तर पे हमें उन त्रुटियों को दूर करने की जरूरत है। तो जब आप लोग अपना बचपन देखते हैं पीछे मुड़ के, और सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं, जैसे आपने टीचर्स के बारे में भी बताया, अपने शिक्षकों के बारे में जिन्होंने, तो मैम आपकी क्या यादें जुड़ी हैं हिंदी से? और उसके बाद आशीष भाई से। देखो अभिषेक, मेरी हिंदी से, देखो मेरी दादी और मेरे पापा, उनको पढ़ने का शौक था, बहुत पढ़ने का शौक था। तो मुझे याद है कि मुझे रीडिंग का, शायद पढ़ने का शौक उन्हें देख कर लगा या भगवान की कृपा रही, मैंने उनकी किताबें पढ़ना शुरू की। मैंने चंद्रकांता संतति, गोदान, वो सब मैंने स्कूल के समय में पढ़ ली थी।
तो इंग्लिश की किताबें, नॉवेल्स मैंने बहुत आगे चल के पढ़नी शुरू की। मेरी शुरुआत हिंदी से हुई, तो एक माहौल मिला। और तब का माहौल, अब के माहौल में बहुत फर्क आ चुका है अभिषेक। उस समय कुछ ना कुछ तो इसका योगदान, इसको टेक्नोलॉजी, जैसे आप आशीष जी ने बताया कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे सहूलियतें तो बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी का बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो गया है कि टाइप कर दिया, उसको ऑटो करेक्ट कर दिया। तो हम लोग जो है, टीचरें ध्यान दे रही हैं, बिंदियों का करेक्शन करवा रही हैं, हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी का साहित्य पढ़ रहे हैं। और उस समय कॉमिक्सों का प्रचलन था, आप लोगों को शायद याद होगा बिल्कुल कि बिल्कुल। नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, ये हम लोग के, क्योंकि मूवीज आती थी वही 4 बजे संडे को देखते थे, चित्रहार, रंगोली, गिनती के वो थे। और एक मनोरंजन के नाम पे हम लोग पढ़ते थे। वो संडे का एक पेज होता था जिसमें हम लोग के तो संयुक्त परिवार था, कंपटीशन होता था कि किसको सबसे पहले मिलेगा और कौन उसको सबसे पहले पढ़ लेगा। तो वो माहौल हुआ करता था। आजकल बच्चों के लिए चीजें अलग हो गई, माहौल अलग हो गया है। बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखना पसंद करते, तो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लिखना और पढ़ना वो कम होता जा रहा है। तो ये काफी सारा बदलाव आ चुका है, और ये इसीलिए और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है कि बच्चों की हिंदी हम लोग के आसपास भी अगर हम लोग मेंटेन कर सकें, उसको कर सकें। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम का बहुत प्रचलन है। तो शिक्षा की नीति जैसा कि बात हो रही थी, हम लोगों के समय में इंग्लिश मीडियम होते हुए भी हम लोग हिंदी को आगे ले जा पाए, क्योंकि अलग परिस्थितियां थी। अब इंग्लिश मीडियम के माहौल में और टेक्नोलॉजी के साथ में हिंदी को आगे तक ले जाना मुश्किल हो गया है। तो आज के परिदृश्य में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश जो है किताब पढ़ रहे हैं, फिर सिविक्स भी हम लोग की पूरी इंग्लिश में है, हिस्ट्री भी इंग्लिश में लिखी हुई है, साइंस भी इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी के नाम पे सिर्फ हिंदी। और या फिर हमने अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर संस्कृत चूज किया है, संस्कृत लिया हुआ है, तो बच्चों को हिंदी से थोड़ा सा एक वो हो गया है, जैसे कहते हैं ना कि मजबूरी सी हो गई है कि अच्छा एक पेपर आएगा हिंदी का, उसको पढ़ के निकाल लेना। यहाँ तक कि हमारी नैतिक शिक्षा की किताबें, मॉरल साइंस की किताबें इंग्लिश में है। तो मुझे ये लगता है कि अब वो इंग्लिश मीडियम सिस्टम की हम लोग के देश को जरूरत नहीं है। अगर हम लोग हिंदी का भविष्य चाहते हैं तो हम लोग को एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ाई जाए, हो सकता है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट या कंप्यूटर्स जैसे सब्जेक्ट को हम लोग इंग्लिश में पढ़ा दें, लेकिन हम लोगों को विज्ञान, अपन भूगोल, इतिहास, इसको हम लोग को हिंदी भाषा में ही चाहे सीबीएसई हो। अब जैसे आर्मी स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड हम लोग मानते हैं, लेकिन किताबें इंग्लिश में उपलब्ध हैं। लेकिन अगर मुझे ऑप्शन मिलता है, अगर मुझे ये मिलता है कि भाई हिंदी की किताबें हैं और बच्चे को आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं, तो हम खुशी खुशी पढ़ाना चाहेंगे। क्योंकि बच्चे का रुझान, एक आदत सी बन जाएगी कि भाई हिंदी में उसे पढ़ना है, हिंदी में पेपर लिखना है, हिंदी की मात्राएं, हिंदी लिखना उसका बढ़ जाएगा। मतलब वो 50%, 60% हिंदी जब पढ़ेगा तो हम समस्या ही खत्म हो जाएगी हिंदी के भविष्य के लेके जो समस्या है। लेकिन जब वो 90% इंग्लिश पढ़ रहा है और एक हिंदी का पेपर बस पढ़ के वो सजा के तौर पे दे रहा है, तो फिर स्थितियां थोड़ी मुश्किल है। तो मुझे बहुत तो बहुत लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र इसमें सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। बहुत वाजिब बात बोली मैम आपने कि बच्चा 90% अंग्रेजी में पढ़ रहा है और 10% जो वो हिंदी में पढ़ रहा है, बिल्कुल उसे एक बिल्कुल। सजा लगती है। मैं हाँ। जब कॉलेज कर रहा था, आशीष भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा जो कॉलेज है, जब व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, जब मैं वो कर रहा था वहां पे ग्रेजुएशन, तो मेरे पास हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर दोनों सब्जेक्ट थे। बिल्कुल। मेरी माँ क्योंकि हिंदी की शिक्षिका रही, हिंदी पिछटी रही केंद्रीय विद्यालय में, तो उनका एम्फेसिस था कि तुम दो लिटरेचर सब्जेक्ट एक साथ लो। जबकि ये बहुत बड़ी बेवकूफी मानी जाती है, क्योंकि ग्रेजुएशन में परसेंटेज बिल्कुल नहीं बने। क्योंकि हमारे वक्त के जो टीचर थे, समय के जो प्रोफेसर, वो नंबर नहीं देते थे, हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं जो देना। मैम ने बोला ना, एक बिंदी, हाँ एक हाँ। मात्रा की त्रुटि की वजह से आपने उत्तर, क्योंकि हिंदी के जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं 25 मार्क्स का है, आपको 8 पेपर लिखना है, आप कितनी मात्राएं बचाओगे? और उस 25 मार्क्स के आपको बाद में मिलता था 2 नंबर या 3 नंबर, और वो सीधा एक जवाब आता था, बेटा मात्राओं के नंबर कट गए तुम्हारे।
तो बिल्कुल, ये, और वहां मैंने देखा जो पंजाब के बच्चे थे या राजस्थान के बच्चे थे जो उस स्टेट से बिलोंग करते थे, उनकी हिंदी में बहुत सारी विशुद्धियां थी, और वो लोगों के हाथ पैर फूलते हैं अभी भी। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे को आप हिंदी में बोल दीजिए कि आपको एक निबंध लिखना है या एक पत्र लिखना है, तो आशीष बिल्कुल। भाई आपको क्या लगता है कि हिंदी में पत्राचार एक शुरू करना चाहिए हमें, या लोगों को कि आपस में एक दूसरे को पत्राचार किया जाए, वापस से पुराने वाले जमाने में लौटा जाए, ताकि चलो मैंने गलतियां हो गई मैंने हैं। मैंने तो शुरू करवा भी दिया है। और पिछले करीब इस लॉकडाउन के दौरान मेरे बेटे ने मेरी दीदियों के बच्चों को कानपुर में बहुत सारी चिट्ठी लिखी, उन्होंने चिट्ठियां लिखी, उसमें त्रुटियां होती थी लेकिन वो होता था। मैं एक बात आपको बताऊं, आप कानपुर से ही हैं तो हेडर्ड हाई स्कूल का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित स्कूल है, मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है। बिल्कुल, मेरी दीदी की वही, पढ़ाई से हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। और आईसीएसई बोर्ड का था। जी, जी, आईसीएसई बोर्ड जो कि पहले कैम्ब्रिज बोर्ड कहा जाता था। जी, तो जी, आप समझ बिल्कुल। सकते हैं अंग्रेजी का कितना बड़ा हाथ होगा इसमें। हाँ, हिस्ट्री, बिल्कुल। ज्योग्राफी, सिविक्स, सारे सब्जेक्ट, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स हाँ, इंग्लिश में ही थे, इंग्लिश में ही, सिर्फ बिल्कुल। हिंदी हिंदी में ही था। हाँ, ये, और मैंने भी यही इसी शैक्षिक वातावरण से अपनी पढ़ाई आगे करी है, बिल्कुल, लेकिन ये मेरे आगे आया नहीं। बिल्कुल, उसका एक कारण था, क्योंकि हाँ, जब मन में रुचि हो तो वो हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल, आप बड़ा हंसेंगे, आप इनसे पूछ रहे थे कि आपने कैसे पढ़ा, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबों का जिक्र किया और बहुत अच्छी अच्छी साहित्य की किताबें हैं। मेरी हिंदी की रुचि जागती है अगर मैं पीछे जाता हूं तो राज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स की उन कॉमिकों से, जहां बिल्कुल से, जी, जहां दीपक पे वाणी, चाचा गुरु चौधरी, प्रकाश, पिंकी, बिल्कुल, बांके बिल्कुल। लाल, बांके बाकेलाल लाल, भोकाल। टिंकल, वो जो पचास मैं इन पचास सबको पढ़ रहा पैसे था। 50-50 पैसे जब मिलते आप थे इन वो। सबको, अब आप इनको पढ़िए, आप अभी भी पुरानी कॉमिक्स उठाइए तो वहां पर क्या आता है, चाचा चौधरी, चाचा जी मुझे दिवाली की इमरती खरीदने के लिए आपसे कुछ मुद्रा की चवन्नी आवश्यकता है। अठन्नी, हाँ, चवन्नी बिल्कुल, अठन्नी की जिक्र बिल्कुल, आता था। अब ये जो डायलॉग आया, मुद्रा की आवश्यकता है, बच्चे ने तो बड़े चाव से पढ़ा, क्योंकि कोई बोल रहा है उसे। तो उन्होंने कहा कितनी मुद्रा की आवश्यकता है, आप मुझे 2 रुपए दे सकते हैं। अच्छा, तब बच्चे को समझ में आ गया मुद्रा मतलब पैसा होता है, मुद्रा मतलब वो माया होती है। हाँ, तो ये, आप, ये सीखने का पल है, इसको बिल्कुल, हमने हंसी मजाक में तो उड़ा दिया, लेकिन ये सीखने का पल है। तो आपकी, जो आपकी भाषा, अच्छा, दूसरी चीज ये कि इन सारे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जब भी टीचर्स डे होता था, जब भी 15 अगस्त होता था, जब भी 26 जनवरी होती थी, तो हमारे जो कार्यक्रम पेश किए जाते थे, प्रस्तुत किए जाते, वो तो सारे हिंदी में होते थे। हाँ, वो बिल्कुल, तो सारे हिंदी में होते थे। बिल्कुल हम ही सही। गाना गा रहे होते थे वहां पे। हाँ, हम वहां पर ए वतन गा रहे होते थे। हम वहां पर गा रहे होते थे कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। तो ये जो है, ये आप उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके आसपास तो भाषा का माहौल वही है। ये बिल्कुल, सिर्फ हमारी अपनी एक वो है जो हम उसे रोक रहे होते हैं, बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हमें नहीं करना है वो, हमें अपने बच्चों को उस माहौल में डालना है। उनसे हनुमान चालीसा की भी बात करनी है और उनसे ये बिल्कुल भी बात करना है कि बेटा मे आई गो टू टॉयलेट ही बोलना है जब बिल्कुल। जाना है। हाँ, तो ये जो बैलेंस, दोनों चीजें हमें समावेश समावेश, बना के रखना है, ये बिल्कुल, बैलेंस बना के रखना बैलेंस पड़ेगा। बना के रखना है। और इसके आज बिना के समय इसके में बिना काम हाँ, करना और बड़ी चुनौती हो गई है, लेकिन हाँ, बिल्कुल। करना है, क्योंकि हिंदी का अगर भविष्य सुरक्षित रखना है तो एक और थोड़ा सा प्रयास करना है अपनी तरफ से। जब बिल्कुल। मैं अभिषेक भाई माफी चाहूंगा, मुझे इस वक्त कॉल छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 7:30 से एक ऑफिस की कॉल है, और इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैंने कैसे संडे सोच लिया, और वो ऑफिस की कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई मैं बात माफी नहीं, चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आशीष भाई, आप हमेशा अपना कीमती वक्त देते हैं। आपको सुनना, आपसे मिलना, आपसे जुड़ना हर बार हृदय को आनंद की जो अनुभूति कराता है, वो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता, अपने शब्दों, अपने अल्फाज से मैं उसे बता नहीं सकता। और आपको सुनना हमारे दर्शकों के लिए भी। और हमारे बीच ममता किरण मैम आ नमस्कार चुकी हैं, गीता जी। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री, पत्रकार, समाचार वाचिका, प्रकृति प्रेमी और बहुत ही बड़ी समाज सेविका। ममता किरण मैम, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो दोस्तों,
हिंद का अभिमान तो हिंदी। हाँ आशीष प्रकाश बस भाई। जी, मैं आप लोगों से बहुत भारी दिल से इस वक्त विदा चाहता हूँ, क्योंकि उसका मैं आई और उसका आप सिर्फ विदा चाहते हैं। ममता जी बस यही हो गई कि वो देर से पहुंचा था किंतु वक्त पे पहुंचा था, आप आ गई, तो बस नहीं ये है कोई कि बात हमारी मुलाकात हो गई। पर नहीं। जी जी। इस वक्त बस ऐसी कुछ मजबूरी है कि मुझे इस सेशन को 7:30 बजे, एक्चुअली मेरी कुछ ऑफिस की प्राथमिकताएं हैं, नहीं कोई मुझे बात नहीं, कोई उसमें बात नहीं। जाना है। तो बस जाते जाते मैं हिंदी की अपनी दो पंक्तियां, जिसको भूल के बैठी दुनिया, जिसको भूल के बैठी, उन पुरखों की कहानी हूं, भाषा निपुण हूं और विस्तृत, पर विस्थापित सी रानी हूं, मैं हिंदी की वाणी हूं, मैं हिंदी की वाणी हूं, मैं बहुत हिंदी की वाणी हूं। तो बस जी हिंदी की यही स्थिति है, और इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। तो आपका जो 3 की तिगड़ी है वो बनी रहेगी, मेरे जाने के बाद ममता जी का आगमन हो गया है, तो चलिए मैं आप लोगों से क्षमा के साथ अलविदा चाहता हूं। शुक्रिया। जी धन्यवाद, नमस्कार धन्यवाद आशीष नमस्कार। प्रकाश जी। तो मित्रों, हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कवित्री, जानी मानी लेखिका, पत्रकार, समाचार वाचिका, शिक्षाविद, उपाधियां बहुत सारी हैं, व्यक्ति एक, नाम एक, ममता केवल। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इतना बहुत बड़ा परिचय आप मत दीजिए मेरा। बस। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं थोड़ा इन्फॉर्मल होता हूँ दोस्तों। लास्ट वाली मीटिंग में भूला नहीं, जब हम दिल्ली में मिले थे अम्बेडकर सेंटर में, मैं कभी किसी किसी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाता, पर लक्ष्मी शंकर शंकर सर और आपके साथ इट वॉज ब्लिस मैम। ये बहुत बहुत हार्दिक आनंद की अनुभूति थी, वो दिन मैं नहीं भूल सकता। तो मैम, हिंद का अभिमान हिंदी पे ये जो परिचर्चा हो रही है, इसमें हमारे साथ हैं अंजुला भदौरिया जी। आप भी एक बेहतरीन लेखिका हैं, प्रसिद्ध लेखिका है, राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सम्मानित हैं, चित्रकार हैं आप भी शिक्षाविद हैं, ईवा ईडब्ल्यूए जिंदगी की अध्यक्षा एवं संस्थापिका हैं, और आपकी भी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, और खुद एक स्ट्रॉन्ग हेडेड स्त्री हैं आप। तो आप दोनों के साथ हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ममता मैम, बचपन के कई सारे किस्से होंगे जो हिंदी से जुड़े होंगे, हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े होंगे, विषय से। तो आपने जिस कालखंड में शिक्षा ली है, उस समय स्कूल का जो माहौल था वो हिंदी को लेकर कैसा था? मेरा तो ओढ़ना पहनना बिछाना सब कुछ हिंदी ही है। और उस समय तो अंग्रेजी का इतना कोई ऐसा वो नहीं था कि बहुत ज्यादा बोलबाला हो। मैं जब पढ़ती थी तो हम लोग हिंदी में ही, हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं। और उस समय, अपने समय की बात बताऊं तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा, जैसे आज कुकुर मुत्तों की तरह कॉन्वेंट स्कूल उगाए हैं, ऐसा उस समय नहीं था। ये तो अभी बहुत बाद की बात है कि कॉन्वेंट स्कूलों का इतना प्रचलन हो गया, और अब तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को यदि कॉन्वेंट स्कूल में ना पढ़ाएं तो उनको लगता है कि उनका बच्चा तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ही नहीं माना जाएगा यदि कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा तो हमारे समय में ऐसा नहीं था। और हम हिंदी स्कूलों में ही पढ़े हैं। और बहुत अच्छा वातावरण होता था, क्योंकि हिंदी जो हमारी जो मातृभाषा है, जब हम अपनी भाषा में जो कुछ भी सीखते हैं तो वो बहुत सरलता से, बहुत सुगमता से आपके भीतर जो है वो प्रवेश कर जाता है और आपको याद रह जाता है। अभी देखे, हम लोग ने जो पहाड़े पढ़े वो हिंदी में पढ़े, है ना, 2 दूना 4, 2 3, एक रिदम के साथ उन पहाड़ों को हमने पढ़ा, और वो हमें आज तक भी याद है। और आज के बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम में जब पहाड़े याद करते हैं वो, तो उन्हें कितनी मुश्किलें आती हैं। यही कारण है कि आज के जो बच्चे हैं वो गणित में, हमारे बच्चे क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जबकि दुनिया को जो है वो गणित का जो वो शून्य भारत ने दिया, लेकिन अब जो है हमारे बच्चे गणित में पिछड़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही। अपनी मातृभाषा में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, और वैसे ठीक है अंग्रेजी में बच्चे पढ़ रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में बहुत नाम कमा रहे हैं, और पूरे दुनिया में हमारे बच्चे इस समय आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं।
अच्छी बात है, लेकिन हमें ये जो अंग्रेजी है इसको हम सिर्फ अपने जो नौकरी करने की जहां तक जब बात आती है तो उसके लिए रखें। हमें हिंदी में अभी रोजगार नहीं मिलता, ये हिंदी के सामने बड़ी चुनौती है कि हम हिंदी पढ़ करके अभी रोजगार नहीं पा सकते। तो इस को जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जो हमारा जो समय था वो बहुत अच्छा था, हम सब हिंदी में बात करते थे, हिंदी में कहानियां सुनते थे, घर में सब जो आज बच्चे सीखते हैं आईज नोज टीथ ये सब नहीं था। हमारे हम लोग तो बच्चों को उसी तरह से खेल खेल में जो है वो सिखाते थे, और हमने भी सिखाया गया उसी तरीके से, और हमने अपने बच्चों को भी उसी तरह की परवरिश दी कि उनको हिंदी में ही सिखाए। मेरे बच्चे तो केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं केंद्रीय उसमें विद्यालय। पढ़े हैं और वहां से पढ़ करके भी वो कहीं ना कहीं पहुंचे ही हैं। बेटा डॉक्टर है, बेटिया साइंटिस्ट है, तो पढ़े वो हिंदी उसमें, लेकिन अब डॉक्टरी की पढ़ाई तो इंग्लिश में ही होती है, साइंस की पढ़ाई अंग्रेजी में ही है। तो वो उनके जो आगे बढ़ने की जो भाषा थी वो रही, लेकिन घर के उसमें हिंदी ही महत्वपूर्ण रहा हमारे पूरे घर में, और हमने भी वो उसी तरीके से आगे बढ़े हैं हिंदी पढ़ करके ही। बिल्कुल मैम। और आपने अक्सर देखा होगा कि सरकारी विभागों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, या काफी सारी संस्थाओं में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। वहां ऐसा दिखाया जाता है कई जगह पे कि हिंदी मर रही है, हिंदी खत्म हो रही है। जबकि हम जब आप जैसे लोगों को देखते हैं, आप जैसे बड़े कवियों को, अच्छे लिखने वालों को, रचनाकारों को, और इतना समृद्ध हमारा इतिहास रहा, हमारी संस्कृति रही, और हिंदी का तो वो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नव्योत्तर काल, हर काल में, और आज जो जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, बहुत समृद्ध, बहुत ही धनी हमारा इतिहास है हिंदी का। साहित्य बहुत धनी है। और मैम, आपके ऐसे कौन से लेखक या कवि रहे हैं जिनको आप खुद पसंद बहुत ज्यादा करती हैं, या आपने जिनको बहुत ज्यादा पढ़ा है? नहीं ऐसे तो मैं कहूंगी कि बहुत सारी जो पत्रिकाएं हैं या समाचार पत्र हैं हम लगातार पढ़ते ही रहे हैं, और वहां पर जितना भी जो साहित्य से संबंधित जो मेरी रुचि का यदि है छपता है तो मैं उसको उस तरह से पढ़ती हूँ। और किसी भी रचनाकार का पूरा साहित्य आप नहीं कह सकते कि वो सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि उसमें से जो सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लग सकती। हर बिल्कुल व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो व्यक्ति जब पढ़ता है तो वो उस समय जिस मनस्थिति में होता है उसी मनस्थिति के अनुसार उसको वो चीज भी अच्छी लगती है। तो बिल्कुल कोई मैम। चीज आपको अच्छी लग सकती है, मुझे नहीं अच्छी लग सकती है। आपने दूसरी मनस्थिति में पढ़ा, मैंने उसे दूसरी मनस्थिति में पढ़ा। तो इस तरह से तो जितना भी मैंने बहुत घर में भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आती हैं तो मैं उनको पढ़ती ही हूँ। और वैसे तो स्कूल, वैसे तो मैं साहित्य की विद्यार्थी तो हूँ नहीं, मैं तो गणित और स्टैटिस्टिक्स की विद्यार्थी हूँ तो जो स्कूल के पाठ्यक्रम में जो कुछ पढ़ा है कि हमने जो सूर, कबीर और तुलसी और ये रामचरितमानस जैसे कि तो और ये इस तरह की चीजें जो है ना वो जो पढ़ती रही हूँ तो वो मुझे पसंद भी है। और सही बात है कि जो आप दोहे देखते हैं आप कबीर के, सूर के, है ना, तो वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उन्होंने उस समय लिखे थे। तो साहित्य की बात ये भी है कि आप जो कुछ आज लिख रहे हैं वो यदि 50 साल बाद और 60 साल बाद यदि उसको मेरी ही रचना को मान लीजिए कोई देखता है और वो कहे कि अरे वाह ये तो मेरी ही बात लिख दी उस समय, 60 साल बाद वाला व्यक्ति भी, तो जो है ना आपका लिखना सार्थक होता है। तो जो हमारे जो लिखने वाले जो लिख गए हैं वो सब कुछ लिख गए हैं हम क्या जो बात कुछ लिखते हैं आज तो बस यही है, बातें वही है, चीजें वही है, दुनिया वही है, सब उसी तरह से जीवन चल रहा है। बस फर्क है तो सिर्फ उसको आप कोई नया आज का जो समय है उस तरीके से कोई आप नया बिंब दे सकते हैं, कोई नया मोड़ दे सकते हैं। क्योंकि आज जो चीजें हैं, टीवी है या हमारे इस समय मोबाइल है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, तो वो उस समय नहीं थे। तो आज हम उन बातों को इनके माध्यम से, इन बिंबों के और इन प्रतीकों के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर तब ये नई चीज कहलाएगी। बिल्कुल मैम।
अंशुला मैम, आपके प्रसिद्ध या पसंदीदा, आपके पसंदीदा साहित्यकार या कवि कौन रहे हैं मैम? मेरे तो प्रेमचंद जी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने समाज का आईना पेश किया है तो उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। एक अलग सी, जैसे कहते हैं ना, अनुभूति होती है उनके साहित्य को पढ़ने में। इसके अलावा मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान जी बहुत पसंद रही हैं। बहुत ही छोटी उन्होंने आयु जी, लेकिन जितना कुछ लिखा उन्होंने अमर हो गई हैं। तो इन दोनों, अपनी बेटी को भी मतलब काफी मैंने उसी उसी उसमें ढालने की कोशिश की है। वो क्लास 3 से मुझे याद है, उसने झांसी की रानी की कविता उसने याद की थी और पूरा उसका स्कूल में अपना प्रस्तुतिकरण दिया था। तो बस अपना प्रयास जारी है कि कुछ कुछ उसके आसपास कुछ भी कर पाऊं। तो बस यही है। और ममता जी से नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो उसमें एक चीज मैंने देखी, आप पीपीएन कॉलेज से हैं। हाँ जी, जी। मैं भी पीपीएन से हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा। बहुत 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 बड़ा ये मुझे भी सरप्राइज लगा कि अच्छा। अच्छा। जी जी जी। तो आप भी तो कानपुर से हैं? कि मैं कानपुर से हूँ, मेरी अरे पूरी वाह, पढ़ाई कानपुर से हुई है। क्या और बात है, क्या बात जी है। जी। और हम्म, लक्ष्मी शंकर जी से मेरा करीब एक बार मुलाकात हुई थी, एक काव्य गोष्ठी के दौरान ही। तो उनको पहली बार सुनने का मौका मिला था करीब 2 साल पहले। जी जी जी। तो बड़ा अच्छा लगा था। और आपके भी लक्ष्मी जी के और आपके हम सुनते रहते हैं बीच बीच में, किस तरह से अभी बीच में उन्होंने उस पे बच्चों की कविताओं पे जो दिया था। जी जी जी। तो जी जी, बड़ा अच्छा दोनों का बहुत अच्छा कपल है, बहुत अच्छा पेयर है। तो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं आप लोगों को। बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। जी तो जी वही, जैसे कि अभी इन्होंने भी कहा, तो प्रेमचंद जी का नाम लिया, वही। और बिल्कुल। तो प्रेमचंद जी को मैंने भी पढ़ा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत ज्यादा कहानियां नहीं, लेकिन इनकी एक ही कहानी बिल्कुल। देखिए आज भी। और हम अब जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, जितने भी साहित्य से जुड़े लोग हैं, वो सब जी उस जी। कहानी को याद रखते हैं। और बिल्कुल। तो इसी तरह से ऐसे बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन समग्रता में यदि आप कहें तो उस तरीके से जो है नहीं, क्योंकि गणित की विद्यार्थी रही और स्टैटिस्टिक्स की विद्यार्थी रही, तो वहां तक तो उतना साहित्य से बहुत ज्यादा मतलब और कहूँ कि मैं मैंने भी बहुत पढ़ लिया है। तो वो जी अभी जी। पढ़ना बाकी है। और साहित्य और तो ऐसी चीज है कि आप 7 जन्म भी लेकर के पढ़ना चाहो ना, तो भी इतना बिल्कुल। खजाना है हमारे पास, इतना बड़ा सही कहा। भंडार है कि आप जो है ना, इस जीवन का क्या 7 जन्म में भी पूरा नहीं पढ़ सकते सही हैं। कहा बिल्कुल आपने, मैम। सही कहा आपने। मेरा भी अर्थशास्त्र और शिक्षा क्षेत्र रहा है। तो ये अच्छा। रुचि है, सिर्फ रुचि है, कला और जी जी लेखन जी रुचि जी है, जो बस दिल के भाव जो है लिखने का मन करता जी है। जी और जी बिल्कुल। जी जी, बस। जी तो दोस्तों, हमारे बीच में जब इतनी बेहतरीन कवित्रियां मौजूद हैं, तो फिर लालच तो बनता ही है कविताओं को सुनने का। तो ममता किरण मैम, सबसे पहले आप, क्योंकि आपको सुनना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है, तो आपकी कुछ कविताएं मैम। अच्छा, चलिए, हिंदी की बात हो रही है, हिंदी पर ये पूरा सेशन था। और ये हिंदी बहुत बढ़ रही है, अच्छी तरीके से फल फूल रही है। आपने सरकारी माध्यमों की बात की थी, कि वाकई ये बहुत दुखद है कि हम हिंदी को, जैसे लगता है ना कि श्राद्ध दिवस मना रहे हैं। लाचार बेचारी। तो बस ऐसा ना हो। और हिंदी अपने, क्योंकि बस यही सितंबर का महीना आता है, 14 सितंबर आता है, तो ये पखवाड़ा शुरुआत का या बाद वाला पखवाड़ा, सारे सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में सब लोग जो है ना, वो कंपलसरी हो गया है कि वो कविता प्रतियोगिताएं हो, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो। और फिर इतने जो है ना वो लिए जाते हैं, प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं कि वो हिंदी को बढ़ावा देंगे, हिंदी में काम करेंगे। लेकिन उस दिन के बाद से और फिर अगला वर्ष जो फिर वो दिन आता है, तो तब तक बीच में फिर कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल ये जो सही बोला सारी मैम आपने। प्रतिज्ञाएं हैं, सारे जो इरादे हैं, सारी जो घोषणाएं होती हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। और हिंदी बिल्कुल वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में बड़े अच्छे से फल फूल रही है। उसके लिए बिल्कुल चिंता एकदम। करने की जरूरत नहीं है। हिंदी का जो बाजार जो हमारा है, वो बहुत
भारत में ही है हिंदी का बाजार। तो क्योंकि विदेशी लोग जो भी आएंगे उनको यदि यहाँ पर व्यापार करना है तो उनको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। देखिए ना आप, जो स्टार प्लस चैनल आता है तो फिर वो आकर के हिंदी में यहाँ पर होता है, तभी उसको जो है ना वो मुनाफा होता है, वरना तो वो घाटे में ही जाता है। बिल्कुल मैम। तो ये जी, तो इसलिए मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता हम लोगों को अपने, जो हम लोग हैं सब, उनको करनी इसलिए है कि हम सब जो है वो हिंदी को बेचारी बना करके और अंग्रेजी के सामने हाथ बांध करके खड़े हुए हैं और अंग्रेजी का बस्ता लाद करके चल रहे हैं। हिंदी, इससे जो हमारी ये जो हीन भावना है कि हम जरा सा पढ़ लिख जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमें अंग्रेजी में ही बात करनी है, तो तभी हमारी शान बढ़ेगी। तो इसी जो मानसिकता है, जो हमारी ये जो हीन भावना है हमारी, हम यदि इससे उबर जाएं तो हिंदी तो अपने आप तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रही ही है। हिंदी का जो देखिए, हॉलीवुड की फिल्में भी अब जो है वो हिंदी में डब होकर के यहाँ पर बिल्कुल मैम। दिखाई जाती है। तो लेकिन बॉलीवुड में जो है, जो हिंदी का खा रहे हैं उनको जब बोलने को कहा जाता है तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम सबको इससे चिंता है और इससे की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कुछ छोटी छोटी चुनौतियां हैं हिंदी के सामने। और हिंदी तो सभी जानते हैं कि बहुत सरल भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, और जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। और एक मजदूर से लेकर के रिक्शा चलाने वाले से लेकर के और पूरे भारत में सब लोग हिंदी जो है समझते हैं। आप कहीं भी ऐसे हिंदी भाषी क्षेत्र में भी चले जाओ तो वहां पर भी जो थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेट है वो आप हिंदी में कर लेते हो, तो वो आपकी बात वहां पहुंच जाती है। तो हिंदी के लिए तो जन जन की भाषा है ही हिंदी। तो बस हम सब जो अपने बच्चों को कि हम थोड़ा सा पढ़ लिख गए तो हम वहां पर भी, अंग्रेजी बोलने वाले हैं कितने लोग, अंग्रेजी बोलने वाले कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने ही जो है हिंदी का बंटाधार कर रखा है। वो अपने घरों बिल्कुल में मैम। भी अपने बच्चों को बस अंग्रेजी से ही सिखाना शुरू करते हैं कि टीथ है तो फिर नोज है तो फिर माउथ है तो फिर हेयर है। तो यदि हम उनको अपनी भाषा में सिखाएं तो अच्छा रहेगा। और बच्चों, और कितनी मीठी भाषा है हमारी हिंदी। और अंग्रेजी से कोई गुरेज नहीं है, अंग्रेजी जो है वो बिल्कुल आप, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भी आप सीखिए और आगे बढ़िए। तो बहरहाल, अब कविता की बात आपने की है, मैं यहाँ से दो मुक्तक पढ़ती हूँ कि हिंदी क्या कह रही है, बिल्कुल सुनिएगा। कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए। क्या बात। कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए। मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, कि मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए, कि क्या इस बात बात है। को न दिल से कभी भी भुलाइए। और ये भी हिंदी कह रही है कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, जिसमें सजाए सपने हैं यौवन में आपने, कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, जिसमें सजाए सपने हैं यौवन में आपने, करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, कि करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने, कि उस क्या हिंदी बात को है। रोपा नहीं क्यों मन बहुत में अच्छे, आपने। बहुत सुंदर जी, बहुत शुक्रिया, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। और एक गजल के को शेर पढ़ती हूँ, बिल्कुल। सुनिएगा। कि हिंदी कह रही है, हिंदी को ही समर्पित करती हूँ, हिंदी में बहुत ताकत है और किसी भी तरह की चुनौती से निपटने को वो तैयार है। हिंदी बहुत सारी भाषाओं को, बहुत के शब्दों को अपने भीतर समो लेती है। तो यहाँ से पढ़ती हूँ कि भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं, क्या बात भले कुछ भी कहते रहो ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं, मेरे बाजुओं में बहुत
मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से जरा हूँ मैं। क्या भले बात है, कुछ क्या बात। भी कहते, जी शुक्रिया, भले कुछ भी कहते रहो मुझे। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वो जो अपनी जान पे भी खेल कर दुश्मनों से मुकाबला, वो जो अपनी जान पे भी खेल कर दुश्मनों से मुकाबला, उन्हीं बांकुरों के मजार पर सदा एक जलता दिया हूँ मैं। उन्हीं बांकुरों के मजार पर सदा एक जलता दिया हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत क्या, सुंदर। धन्यवाद। शेर पढ़ती हूँ कि है लोग ऐसे, हिंदी कह रही है कि है लोग ऐसे करोड़ों में जो न पोंछ पाए पसीना भी। है क्या बात। लोग ऐसे करोड़ों जो न पोंछ पाए पसीना भी, जो सुकून जरा सा थकन में दे, जो सुकून जरा सा थकन में दे, वही ठंडी ठंडी हवा हूँ मैं। जो सुकून जरा सा थकन में दे, वही ठंडी ठंडी हवा हूँ मैं। शेर क्या पढ़ती हूँ, बात है। देखिए कि प्रकृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यदि हम उसकी ओर देखें तो बहुत सारी उसकी बातों को हम अपने जीवन में उतार लें तो समस्याएं ना हो। सुनिएगा कि टिकी जिसके दम पे है सृष्टि ये, उसे है नहीं अभिमान कुछ। टिकी जिसके दम, उसे है नहीं अभिमान कुछ। कभी अपने मुंह से कहे नहीं कि हर एक कण में बसा हूँ मैं। क्या कभी बात है, क्या बात अपने है। मुंह से कहे नहीं कि हर एक कण में बसा हूँ मैं। इस गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरी रूह ने ये कहा मुझे, मुझे साथ अपने ही पाओगे। क्या मेरी बात है। रूह ने ये कहा मुझे साथ अपने ही पाओगे। वो जो मुश्किलों में भी साथ दे, वो जो मुश्किलों में भी साथ दे, वही एक तेरी सदा हूँ मैं। वो जो वाह, मुश्किलों वाह। में भी साथ दे, वही एक तेरी सदा हूँ मैं। भले कुछ मुकर्रर दीदी, भी ये शेर मुकर्रर। कहते, जी, आखिरी शेर मेरी मुकर्रर दीदी। रूह ने ये कहा मुझे, मुझे साथ अपने ही पाओगे। मेरी रूह ने ये कहा मुझे, मुझे साथ अपने ही पाओगे। वो जो मुश्किलों में भी साथ दे, वही एक तेरी सदा हूँ मैं। वो जो वाह, वाह। मुश्किलों में भी साथ दे, वही एक तेरी सदा हूँ मैं। भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं। भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं। मेरे बाजुओं नहीं कम किसी। जी, बहुत बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत खूब, बहुत मुक्तक और बहुत खूबसूरत गजल आपने सुनाई ममता किरण। बहुत ही धन्यवाद, मैं ममता धन्यवाद। किरण दीदी, ममता किरण माँ, साक्षात सरस्वती माँ को हर बार वही अनुभव होता है जब आप सामने होती हैं। अंजुला सिंह भदौरिया मैम, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने कुछ कविताएं पेश कीजिए। अभिषेक, वैसे तो मैंने कुछ तैयार किया नहीं था, बस एक दोस्ती पे, एक साथ पे एक छोटी सी कविता बिल्कुल मैम, साझा करूंगी। बिल्कुल। ठहरती नहीं जिंदगी, काफिला बढ़ा चलता है, मिल ही जाते हैं मुसाफिर, कारवां बना चलता है। कुछ खास ऐसे भी जो परछाइयां बने, साथ जिनका पाकर
सब तन्हाइयां मिटे। एक बहुत सेकंड, बढ़िया। थोड़ा सा ठहरती हाँ। नहीं जिंदगी, काफिला बढ़ा चलता है, मिल ही जाते हैं मुसाफिर, कारवां बना चलता है। कुछ खास ऐसे भी जो परछाइयां बने, साथ जिनका पाकर सब तन्हाइयां मिटे। पाकर जिन्हें जिंदगी तरतीब सी लगे, मुस्कुराहट जिनके दिल के करीब सी लगे। साथ जब वो हो तो संसार खिल उठे। अभी मुझे थोड़ा सा आई थिंक मैंने पोएम तैयार नहीं की थी, तो इसलिए कोई थोड़ा सा बात नहीं, तैयार। आप आराम से उठा जी, लीजिए, देख लीजिए। हाँ थोड़ा सा। जी जी। बिल्कुल देखिए, आप लोगों को सुनना बड़ी बात है, सुनना जरूरी है हमारे लिए। तो बस इसके बाद अभिषेक जी आप भी तैयार हो जाइए, आप भी सुना हाँ दीजिए हाँ, कुछ, कुछ। है अरे ना। दीदी, और मैं जी जी। ठहरती नहीं जिंदगी, काफिला बढ़ा चलता है, मिल ही जाते हैं मुसाफिर, कारवां बना चलता है। कुछ खास ऐसे भी जो परछाइयां बने, साथ जिनका पाकर सब तन्हाइयां मिटे। पाकर जिन्हें जिंदगी तरतीब सी लगे, मुस्कुराहट जिनके दिल के करीब सी लगे। सुनकर उन्हीं की बोली रुखसार खिल उठे, जीवन में वो जो हो तो संसार खिल उठे। ख्वाहिश है इस दिल की बस साथ ही चले, मंजिल हो चाहे कोई एक राह ही चले। खामियां एक दूसरे की दूर कर सकें, हिम्मत बने एक दूसरे की गुरूर कर सकें। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत thank बढ़िया। you। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक रचना और सुना दीजिए। जी जी। जी जी जी। कोई भी सुना दीजिए, इतना मत ढूंढिए। जो खास तौर से आपको सुनाना चाह रहे हैं, बस। चलिए कोई बात नहीं, जी आप जी जी कुछ भी सुनाइए, मेरे लिए तो सब कुछ नया ही है आपका। जी 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 जी। चलिए आपको कानपुर पे विशेष सुनाते हैं, अरे अपने वाह, वाह कानपुर क्या पे। बात है, वाह वाह क्या वाह बात वाह है। वाह। कुछ मैं इसी लखनऊ का हूँ तो कानपुर लखनऊ अरे आसपास ही वाह, है तो। लख, अरे लख, वाह। लखनऊ वैसे मेरी बर्थ प्लेस है। मेरी अच्छा ननिहाल ननिहाल वहां का है। तो कानपुरी पे अच्छा। रचना ढूंढ रहे थे। हम्म, हम्म। कानपुर के नगर की क्या अजब थी शान, आजादी के जनकों को मेरा सादर प्रणाम। रानी लक्ष्मीबाई बिठूर की वीरतम नारी, जिनके आगे विषम अंग्रेजी सेना भी हारी। क्या बात है। लाल इमली के एल्गिन मिल्क का विश्व प्रसिद्ध थान, जेके क्या बात। मंदिर जेके मंदिर के सुंदर प्रांगण पर हमको अभिमान। यहाँ का अनुपम चिड़ियाघर एशिया में सबसे विशाल। जी। रेव जी जी, रेव और जेड स्क्वायर हैं यहाँ के विशालतम शॉपिंग मॉल। ठग्गू के लड्डू खाकर ठगू ठगने के आते लड्डू, हैं। जी जी। ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको हमने जिसको ठगा हमने नहीं। ठगा नहीं है। जी जी। और ठग्गू के लड्डू खाकर ठगने आते हैं बॉलीवुड भी, बदनाम कुल्फी का प्रचार करें जूनियर बिग बी भी। बिल्कुल बदनाम कुल्फी। शीशा मऊ और शिवालय की अपनी अलग पहचान, नवीन मार्केट और परेड हैं प्रचलित स्थान। ग्रीन पार्क में देखे हमने कितने सारे मैच, नहीं क्या भुला बात। सकते हम सचिन के दांव पेच। जब वार्ले को नजर आए नींद में भी छक्के, शायद आपको वो मैच याद हो कि छक्के मारने को नींद में छक्के, जी जी, बिल्कुल नींद में छक्के दिखे थे बिल्कुल सचिन के। बिल्कुल। लै, लैंडमार्क के रूम में जाकर वे थे हक्के बक्के। क्या बात है। गंगा मैया की गोद में खेल खेल कर बड़े हुए हम, गंगा मेले के रंगों की होली
में सराबोर हुए हम। पर अफसोस की राजनीति की उथल पुथल में जनसंख्या और प्रदूषण के गर्त में गिर गए हम। अब वक्त आ गया है दोस्तों नवजागरण का, अपने नगर के लिए अपना सर्वस्व झोंकने का। तो जागो, उठो और हाथ से हाथ मिलाओ, अपने कानपुर को वही पुराना सम्मान दिलाओ। क्या बात है, वाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बिल्कुल, सारी चीजें आपने कवर कर ली और हमने सब यात्रा कर ली यहाँ बैठे बैठे। जी 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 जी। वो जन स्थान और उससे एक विशेष लगाव जो हो जाता है, जुड़ाव। यादें जुड़ाव हो जाती है, तो बिल्कुल। बस बस जी बस। जी जी तो जी कब अच्छा जी। लगता है कि दुनिया के इस कोने में, अभी फिलहाल हम लोग जयपुर में है, तो बैठ करके जब अच्छा। कानपुर लखनऊ के लोग मिलते हैं तो एक माहौल सा हाँ, एक। अच्छा। जी जी जी। अच्छा, तो कानपुर का वो याद है ना, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। बिल्कुल कलेक्टरगंज। बिल्कुल, कलेक्टरगंज, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी बात ही अलग है, हर एक मोड़, हर एक उसकी। जी जी। नहीं, वो ठग्गू के लड्डू सबसे ज्यादा। खग्गू के लड्डू हाँ। तो ठग्गू बिल्कुल के लड्डू, बिल्कुल। क्योंकि कानपुर से कोई आ रहा है या कोई जा रहा है तो लोग ये जरूर बोलते हैं भैया ठग्गू के लड्डू खग्गू जरूर के लाना। लड्डू लेना है, और बदनाम कुल्फी भी बिल्कुल, बदाम कुल्फी, कुल्फी तो चलो पिघल जाती है पर लड्डू ऐसी चीज है लड्डू ऐसी है, कि बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा और कोई उसका है सगा ना कि नहीं जिसको मैंने बिल्कुल ठगा नहीं। जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत खूबसूरत आपकी कविता हर और शहर है की दीदी। अपनी एक पहचान होती है, और पहचान हर होती शहर है। में कुछ ऐसी खास चीजें होती है जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है, और कहीं जी दूर बैठा व्यक्ति भी जो है ना उस शहर को उसकी खास चीजों की वजह से जानता है कि क्या खान पान है, क्या वहाँ का पहनावा, किस तरह की बिल्कुल। क्या स्पेशल चीज है। जी 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 जी। तो जी, और तो यूपी से सुनाइए बिलोंग अभिषेक करने जी। का, यूपी से बिलोंग करने का मैम फायदा भी यही है, लखनऊ से रेवड़ियां शुरू होती हैं, बनारस से पान हाँ शुरू होता है, सिल्क की साड़ियां शुरू बिल्कुल होती जी, हैं, बिल्कुल मथुरा के बिल्कुल पेड़े, बिल्कुल। मथुरा के एक हाँ उरई मलबा, उरई के गुलाब जामुन, गुलाब तो जामुन, अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ दही की बालूशाही। वहाँ की चाट टिक्की जैसी तो देश में कहीं बिल्कुल, नहीं खाने को जल्दी मिलती है। लखनऊ की चाट, मिश्रा बिल्कुल चाट भंडार बिल्कुल की चाट बहुत हम मशहूर लोग है। जब दिल्ली आए तो यहाँ पर जो चाट वगैरह जो कानपुर में जो बनती है वो इस तरीके से तो नहीं है, यहाँ पर कभी तो नहीं, बिल्कुल समोसे बिल्कुल। में भी छोले डाल के दे देते हैं और सही आलू बात की है, टिक्की में भी छोले डाल के दे देते सही हैं। बात है जी। बिल्कुल, बिल्कुल पंजाबी टेस्ट आ जाता है यहाँ पे ना, हाँ मैग्नेशन जो जी कि जी जी जी। पंजाब का बिल्कुल। टेस्ट आ जाता है वो। जी जी, पर हर जगह का अपना अपना स्वाद है, अपनी अपनी परंपरा है, अपना अपना खान पान है, अपनी अपनी वेशभूषा है, तो यही हमारे देश की विविधता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमें हिंद पे नाज है, हमें हिंदी पे अभिमान है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिषेक जी आप भी सुना दीजिए और इस। बिल्कुल, बिल्कुल दीदी का आदेश है तो बहुत थोड़ा सा सुनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वक्त भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है। तो सुना है तो एक जी गीत है कि सुनाइए। गीत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं मैं आपको। मेरे पिताजी ने और मैंने मिल के लिखा है, और मेरे पिताजी से बहुत इंस्पिरेशन मिली मुझे, क्योंकि वो शख्स हैं जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली के लिए एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाह लिखा था, रविंद्र जैन जी ने बाद में हाँ जिसको हाँ। अपने नाम से रिलीज किया। अच्छा तो अच्छा अच्छा। एक जो गीत उनका जो उन्होंने और मैंने मिलकर लिखा आप सबके सामने पेश करता हूँ। जी स्वागत। आज की तेरी जिंदगी कल बनेगी एक इतिहास, आज की तेरी जिंदगी कल बनेगी एक इतिहास, कल वो तेरी पूजा करेंगे जो करते हैं तेरा उपहास। क्या आज बात है। की तेरी जिंदगी कल बनेगी एक इतिहास, कल वो तेरी पूजा करेंगे जो करते हैं तेरा उपहास। आज की तेरी जिंदगी। और जब इंसान हताश निराश होता है तो उसे कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेनी होती है, और उसका जो प्रेरणा है वो स्वयं है। कैसे? तूफानों में हमने देखा कुछ झुक जाते हैं, तूफानों में हमने देखा कुछ रुक जाते हैं, तूफानों में हमने देखा कुछ टूट जाते हैं, कुछ राह बदल जाते हैं, कुछ मंजिल पाते हैं। वाह। आज की तेरी जिंदगी
कल बनेगी एक इतिहास, कल वो तेरी पूजा करेंगे जो करते हैं तेरा उपहास। आज की तेरी जिंदगी। बेहद धन्यवाद दीदी, बेहद बहुत धन्यवाद, बेहद बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपसे, ममता किरण दीदी से, अनुजा मैम से दाद मिलना और शाबाशी मिलना, ये वो क्षण होते हैं जो हासिल जिंदगी आप जिन्हें बोल सकते हैं। शेख, तुम्हारी और एक मोहब्बत का खुदा भी हमें याद है, बहुत अच्छा है वो भी मोहब्बत का तुम्हारा खुदा, वो गीत जी, बहुत, हाँ बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है भाई। उसकी भी 2 पंक्तियां सुनाई देता हूँ मैं जी आपको, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, इसका स्वागत। इसके अंतर से। राम रहीम गुरु नानक साईं बालक रूप में आए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे पछताए, जो ना समझे पछताए। आंसू को जग से मिटाने, खुशियों के फूल खिलाने, वो आ गया, लो आ गया मोहब्बत का खुदा। नफरत वाह को जग से मिटाने, वो प्यार का दीप जलाने, वो आ गया, लो आ गया मोहब्बत का खुदा। वाह, बेहद शुक्रिया, बहुत बेहद बढ़िया धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बेहद बेहद शुक्रिया अंजुला मैम। आपने वो दिन भी याद दिला दिया जब पहली बार मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत करने आया था। बिल्कुल, वो सब भगवान का सब करा कराया था, नहीं तो बिल्कुल स्थितियां कुछ बिल्कुल, और थी। हाँ, बहुत आप बहुत सबका होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, और आप सबका जो मार्गदर्शन है, जो जीवन को एक प्रेरणा देता है, प्रेरणा प्रदान करता है, वो हम सबके लिए बहुमूल्य है। तो दोस्तों, हिंद का अभिमान हिंदी में आज हमारे साथ जुड़ी विश्व प्रसिद्ध कवित्री ममता किरण जी। बहुत लंबी फहरिस्त है इनके बारे में, जो इनका कार्य है, कार्य क्षेत्र है, शिक्षाविद, आप समाचार वाचिका, लेखिका, और सबसे खूबसूरत बात है कि आप एक बेहद खूबसूरत स्त्री हैं, माँ हैं, और एक बेहतरीन रोल मॉडल है आज की युवा पीढ़ी के लोगों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और उन स्त्रियों के लिए कि कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है अपने कार्य और अपने परिवार के साथ समाज के बीच। तो आप वो शख्सियत हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, जो सबके लिए सेतु बंध के रूप में कार्य करती हैं। दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर विनोद प्रसून साहब मौजूद रहे। हिंदी कवि और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संयोजक हैं, सीबीएसई हिंदी वरिष्ठ संकाय के तौर पर कार्यरत हैं, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, बेहतरीन इंसान। अंजुला सिंह भदौरिया जी आज अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रसिद्ध लेखिका, राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सम्मानित। आप चित्रकार हैं, आप लेखिका हैं, आप टेक्नोक्रेट हैं, आप शिक्षाविद हैं, और ईडब्ल्यूए जिंदगी की अध्यक्षा एवं संस्थापिका हैं। आशीष प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े थे, जो किसी परिचय के पुनः मोहताज नहीं है। साहित्यम संस्था के मेंटर फाउंडर हैं आप, हिंदी के एक जाना माना चेहरा हैं, हिंदी के लेखक हैं, कवि हैं आप, और मैं अभिषेक तिवारी। तो आप सबने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हिंद का अभिमान हिंदी से आप सभी जुड़े। आप सभी का जुड़ने के लिए मैं अभिषेक तिवारी, टीम पोएटिक आत्मा, शमाम पीस फाउंडेशन, साहित्यम, जश्न हुनर, पीएलजी पोएट्री लिटरेरी ग्रुप, वॉइस इट आउट, प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच, शायरों का शहर, शौर्य नमन और कारवान गजल की ओर से और पूरे हिंदुस्तान की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंदी। जय हिंदी, जय हिंद।